जब ये बात करते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, कौन सी जातियों के लिए हुआ? सफाई उसमें कौन कर रहा कौन उसमें सफाई कर रहा होगा? उसमें स्कूल में पढ़ा कौन रहा होगा? हमारा जो देश है, मतलब हमारी पब्लिक स्पेसेस कितनी गंदी रहती हैं, कूड़ा फेंका हुआ है बाहर, गंदगी है, सड़कों पे धूल धड़का है। और उसका मेन एक रीजन यही है कि लोगों को लगता है कि सफाई करना मेरा काम नहीं है, सफाई करने वाला आएगा वो करेगा। आज हॉलीवुड का एक भी अमेरिकन सिनेमा बिना ब्लैक के पूरा नहीं है। अमूमन या तो वो लीड रोल में है या हीरो के बगल में चुटकुला सुनाने वाला नहीं, उसके बराबर के कद वाला है एक ब्लैक। और जिस इमारत का नाम उन्होंने व्हाइट हाउस रखा, उसमें एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बना दिया। हमारा देश आज तक एक दलित को प्रधानमंत्री नहीं बना पाया। अश्विनी वैष्णव, वो जहाँ गर्भगृह मंदिर में कहते हैं कि जहाँ देवता हैं, उसके पास जाके पूजा कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जी का एक बैरिकेड लकड़ी का लगा हुआ है, उसके दूर से पूजा कर रहे हैं। बाद में मंदिर वालों ने सफाई दी कि राष्ट्रपति जी का आना हमें पता नहीं था, इसलिए प्रोटोकॉल नहीं था। विद फैक्ट एंड फिगर, मतलब हम देश को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे कोई ना कोई चंपक जरूर लिखेगा। हाँ, मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री होते तो कोई नहीं पूछता हाँ, कि आप कुछ भी बोल दो। हाँ, लेकिन हम लोग तो भाई पढ़ लिख करके बोलेंगे। बोलना पड़ता है। हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल है, एक भी फर्जी नहीं, मेरी डिग्री सारी है। हेलो एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फोर्थ डायमेंशन। इस चैनल को जिसने भी देखा है, जो इसके वीडियोस हैं, हम ज़्यादातर उन मुद्दों पे बात करने की कोशिश करते हैं जो आधुनिक भारत के बहुत ही ज़रूरी मुद्दे हैं, लेकिन जिनके बारे में मेन स्ट्रीम मीडिया में अक्सर बात नहीं होती है। और आपने जिन्होंने पुराने वीडियोस देखे हैं उन्होंने देखा होगा कि हमने कास्ट के बारे में काफ़ी कॉन्वर्सेशन किया है इस चैनल के ऊपर। एंड कास्ट का एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर निरंतर बात होती रहनी चाहिए, ताकि वो कॉन्वर्सेशन ही इंटरनलाइज हो जाए। बहुत सारे लोग हमसे ये कहते हैं, आप सिर्फ प्रॉब्लम बताते हो, सॉल्यूशन नहीं देते। लेकिन सॉल्यूशन पे जाने से पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उसे एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो कास्ट के ही मुद्दे के डिस्कशन को आगे ले जाते हुए आज मेरे साथ बैठे हुए हैं मेरे दोस्त भी हैं, और आई लुक अप टू हिम अपने विचारधारा को थोड़ा और रिफाइन करने के लिए, डॉक्टर लक्ष्मण यादव। सर, स्वागत है आपका। आज बहुत शुक्रिया। आप दुनिया भर में बोलते फिरते हैं इस मुद्दे के ऊपर, आज हमने अपने पास खींच लिया। और जिन लोगों ने डॉक्टर लक्ष्मण यादव के लेक्चर्स वीडियोस नहीं देखे हैं, उनको सर्च करें, यूट्यूब पे ज़रूर देखें। नारा लगाने से कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, विश्व गुरु कभी नहीं बना जा सकता। जिस देश में खबर ये आए कि स्कूल की छतें इतनी टपकने लगी कि स्कूल बंद हो रहे हैं क्योंकि वहां विद्यार्थी नहीं है। भाई, तुम कहते हो कि कर्म से सब लोग ब्राह्मण, कर्म से सब शूद्र, तो एक असिस्टेंट प्रोफेसर ब्राह्मण है कि नहीं? वो तुरंत कहा नहीं वो वाला ब्राह्मण नहीं। हमने कहा बस अब यहां से सुनो, ये संविधान बनने का मतलब क्या था? कोई ब्राह्मण कोई शूद्र नहीं होगा ना। मगर यदि इस देश में सामाजिक और आर्थिक गैर बराबरी दूर नहीं हुई तो राजनीतिक बराबरी के कोई मायने नहीं निकलेंगे। तो आपको कास्ट की अंडरस्टैंडिंग से जुड़े हुए बहुत सारे सवाल सुनने को मिलेंगे और सोचने को मिलेंगे। डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन इसलिए भी करना चाहता हूँ क्योंकि एक तो कि कास्ट का कॉन्वर्सेशन हर इंसान से करना चाहिए आधुनिक भारत में। आप इस चीज़ का ज्ञान रखते हैं, एक सोशल पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग आपकी है। मैं तो उन लोगों से भी करता हूँ जिनको बिल्कुल भी नहीं है, और उनसे अपनी कॉमेडी के लिए मटेरियल मेरे को मिलता है। जिस तरह के वाहियात किस्म के हास्यास्पद जस्टिफिकेशंस या लॉजिक वो देते हैं। एक तो सबसे कॉमन वो है, ये है जो सबसे निम्न स्तर का इंटेलिजेंस है, इंटेलेक्ट है, वो बोलता है कहाँ कास्ट है आजकल तो कोई नहीं, हमें कहीं कास्ट देखने को नहीं मिलती, मुझे तो अपनी कास्ट मालूम नहीं है। ये तो इनफैक्ट एक फिल्म मेकर जिन्होंने आर्टिकल 15 फिल्म बनाई है, उन्होंने एक राउंड टेबल में खुद बोल दिया था कि मुझे तो खुद अपनी कास्ट मालूम नहीं हो। क्या बोलोगे आप ऐसे लोगों को? क्योंकि इनको सॉल्यूशन चाहिए प्रॉब्लम में। सबसे पहले संजय दा, आपको बहुत शुक्रिया कि आपने इतने ज़रूरी विषय पर बातचीत के लिए न्योता दिया। कॉफ़ी के साथ ब्लैक कॉफ़ी आपका इसके लिए थैंक यू। और इसके लिए भी कि बहुत सारे लोग जिस दौर में, पहला ही क्वेश्चन आपका बहुत शानदार है कि एक तबका इस देश का ऐसा है जो कहता है कि जातियां तो है ही नहीं, कहाँ है कास्ट सिस्टम, आप उस पर बात कर रहे हैं। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि हाँ ये है, एग्जिस्ट करती है, इसकी दिक्कतें हैं और इसने बहुत नुकसान पहुंचाया है, इसलिए इस पर खुल के बात होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि बीमारी के बारे में पता ही नहीं तो आप स्वस्थ कैसे होंगे? आप भीतर से बीमार हैं। और जो कास्ट सिस्टम के साथ दिक्कत ये भी हुई कि जब बीमार डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने बताया कि आपको ये दिक्कत है, तो बीमार चिल्ला पड़ा कि डॉक्टर से कि तुमने मुझे बीमार कर दिया, मुझे तो पता नहीं था, तुमने एक्सरे क्यों कर दिया?
तूने एमआरआई क्यों कर दी, उसके पहले तो मैं ठीक था। जाति के साथ इस देश ने ऐसे ट्रीट किया है, इसलिए कई बार ये दिक्कत आती है कि लोग ये माने कि जातियां हैं या नहीं हैं। अब इसका दूसरा एक पहलू है, जिसको लगता है कि उसे पता ही नहीं जाति क्या है, उसकी जाति क्या है, इसका मतलब इस जाति व्यवस्था में वो फायदेमंद तबके से है, प्रिविलेज पोजीशन। प्रिविलेज्ड है, क्योंकि इस जाति व्यवस्था ने एक बहुत बड़े तबके को उपेक्षित किया, जिसको मैं हिंदी में मतलब आसान हिंदी में कहूँ तो किनारे किया। अगर आप जाति आपकी तय करती है कि आपको एजुकेशन मिलेगी या नहीं, आपकी जाति ने तय किया कि आपको कितनी रिस्पेक्ट समाज में मिलेगी, कौन सा पेशा आप चुनेंगे, सब काम आप नहीं कर सकते थे। हजारों साल से ये चली आई थी। इसका मतलब आपको, और बचपन में किसी ने जाति के नाम पर आपको गाली नहीं दी, इसका मतलब आप उस जाति से हैं। हमारे देश में जातियों के नाम पर गालियां हैं। मैं कई बार कहूँगा तो पूर्वांचल जहाँ से मैं आता हूँ यूपी में, उस तरफ तो जातियों के नाम ले ले करके गालियां हैं। किसी जाति को कहा गया कि उनकी बुद्धि घुटने में होती है, किसी को कहा गया कि अगर कोई शुभ काम करने जा रहे हो उस जाति का व्यक्ति आ जाए तो अशुभ हो जाएगा। इस जाति के लोगों को हमारे घर के सामने से चप्पल उतार के चलना होगा, साइकिल पर बैठ कर नहीं चल सकते थे, मंदिर में जाना तो बहुत दूर की बात है, शिक्षा पाना बहुत दूर की बात है। एक जवाब मेरा उन लोगों को ये है कि आपको पता है इसलिए नहीं चला क्योंकि आपने जाति के नाम पर दंश झेला नहीं, और बनाया उसने नहीं, बनाया उस तबके ने जिसने जाति मतलब आप सोचिए केवल भारत में नहीं, भारतीय उपमहाद्वीप में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ये पाई जाती है। और इस व्यवस्था ने दुनिया भर में गैर बराबरी है, गरीब अमीर हैं, प्रिविलेज्ड हैं और बाकी लोग हाशिए पर हैं, लेकिन उसका आवाजाही है। कल जो गरीब था वो किसी समय के बदलाव के साथ अमीर हो सकता है, जहां बदलाव नहीं हो सकता था, जैसे रेस के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन, ये काले हैं ये गोरे हैं, तो ब्लैक्स वाइट नहीं हो सकते थे, वाइट ब्लैक्स नहीं हो सकता था। उस देश में दो मतलब गृह युद्ध हुए। अमेरिका में बसें चलने की अलग होती थी, इसमें काले लोग चलेंगे, इसमें गोरे लोग चलेंगे, बाथरूम तक अलग अलग, सब कुछ अलग था। इस स्कूल में उनके बच्चे नहीं पढ़ सकते, इसमें पढ़ेंगे। उस अमेरिका ने दो गृह युद्ध झेले। मार्टिन लूथर किंग के बारे में कभी पढ़ना चाहिए। फिर उस अमेरिका ने क्या किया, ये रियलाइज किया कि हम गलत थे। उसके बाद आज सिनेमा, चूंकि आप सिनेमा से जुड़े हुए हैं और हम लोग आपके चाहने वाले हैं, आपके लिखने पढ़ने बोलने के, आज हॉलीवुड का एक भी अमेरिकन सिनेमा बिना ब्लैक के पूरा नहीं है। अमूमन या तो वो लीड रोल में है या हीरो के बगल में चुटकुला सुनाने वाला नहीं, उसके बराबर के कद वाला है एक ब्लैक। और जिस इमारत का नाम उन्होंने व्हाइट हाउस रखा, उसमें एक ब्लैक को प्रेसिडेंट बना दिया। हमारा देश आज तक एक दलित को प्रधानमंत्री नहीं बना पाया, एक आदिवासी नहीं बन पाया है। इस देश की दिक्कत ये थी कि इसने एक्सेप्ट ही नहीं किया कि जाति हमारे लिए दिक्कत है। अच्छा, एक ये दिक्कत क्यों हुई, क्योंकि जो तबका रूलिंग क्लास था उसमें एक ही तबके के लोग थे, इसलिए उन्हें दिक्कत नहीं लगी कि इसको हमें एनिलेट करना है। इसीलिए कोई अंबेडकर, कोई फूले, कोई लोहिया, कोई शाहू जी उस तबके में पैदा भी नहीं हुए। और अब एक आखिरी इस सवाल की बातचीत में आखिरी एग्जाम्पल, मुझे लग रहा है 2 या 3 साल पहले की बात है। आज की जनरेशन को हम आज के एग्जाम्पल से बताते हैं। एक वाइट पुलिस वाले ने एक ब्लैक को घुटने पर दबा करके इतना मारा कि वो बाद में मर गया। उनका नाम शायद जॉर्ज फ्लॉयड। हाँ, और उसके बाद वहाँ एक रिवोल्ट हो गया कि भाई आज भी ये हो रहा है। किसी ने कहा नहीं कि वो जो मारा था वो ब्लैक की वजह से मार रहा था कि नहीं। जो ब्लैक्स को लगा कि ये गलत है वो सड़कों पर उतर गए। तो अमेरिका के व्हाइट्स ने ये नहीं कहा कि तुम हमसे क्यों नाराज हो रहे हो, हमने थोड़ी ही मारा। ले अमेरिका के व्हाइट्स ने क्या किया, आप गूगल करके उन इमेजेस को देखिएगा। अमेरिका के व्हाइट्स जो समझदार थे, घुटनों पर बैठ करके माफी मांगते हुए वीडियो बना रहे थे कि हाँ हमारे पुरखों से गलती हुई, हम अब ऐसा अमेरिका बनाएंगे जिसमें हम आप में अंतर नहीं करेंगे। हमारे देश ने कभी माफ़ी नहीं मांगी कि हमारे पुरखों ने कभी मटका गले में पहनाया, कभी पीठ पर झाड़ू बांधा, किसी अम्बेडकर को पढ़ने के लिए स्कूल से बाहर बिठा दिया, किसी फूले को अपने दोस्त, ब्राह्मण दोस्त था, और 1845-46 का भारत कि ब्राह्मण दोस्त की शादी में फूले चले गए थे तो मार के भगाया था
कि तुम शूद्र हो, यहाँ कैसे चले आए। इस देश में एंटी कास्ट मूवमेंट अपर कास्ट के यहाँ शुरू ही नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ सारी दिक्कत, इसलिए वो कहते हैं कि जातियां हैं। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि ये तो आप 19th सेंचुरी की बात बता रहे हैं, अब ये कहाँ होता है। अभी भी रोज़मर्रा की बात है, ऐसे इंसिडेंट सुनने को मिल जाते हैं। अभी मेरे ख्याल से लास्ट वीक का ही है, कर्नाटका में शायद कोई दलित बुलेट पे जा रहा था अपने गाँव में, उसके हाथ काट दिए गए, किसी को घोड़े पे नहीं चढ़ने दिया क्योंकि वो दलित है। तो ये तो आज भी वही का वही हो रहा है। और जो आपने बात कही कि अब बिकॉज मैं आप लोगों के इन मुद्दों पे ना कमेंट्स पर मतलब आई कैन ऑलमोस्ट प्रेडिक्ट कि वो क्या बोलेंगे। कोई ना कोई अपर कास्ट आके नीचे ज़रूर लिखेगा क्या बात कर रहे हो, हमारे यहाँ दलित राष्ट्रपति रहे हैं। आप बोल रहे हो कि ब्लैक वाइट हाउस में बैठ गया, हमने दलित प्रधानमंत्री नहीं बनाए, लेकिन हमारे जो है दलित राष्ट्रपति रहे हैं। अभी की जो राष्ट्रपति हैं हमारी पति बोलेंगे उनको, उनके बारे में भी लोग कहेंगे, लेकिन उसके पीछे जो पॉलिटिकल गेम है वो भी समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर जो अपर कास्ट का बंदा ही ये अफोर्ड कर सकता है कहना कि मुझे अपनी जाति का पता ही नहीं, क्योंकि अगर आप लोअर कास्ट होते तो आपको पहले दिन ही अपनी जाति का पता एहसास कराया जाता, करा दिया जाता। तो एक तो तबका ये है कि जो इस तरह के बेहुदा सवाल करता है। दूसरा एक इससे थोड़ा जिसको जो थोड़ा एजुकेटेड मैं मानूंगा वो ये बोलेंगे, वो ये अक्सर बोले जाते हैं कि मैं पर्सनली जाति प्रैक्टिस नहीं करता या नहीं करती, ठीक है, मेरे आसपास कोई नहीं करता। मैंने तो शादी भी अपनी दूसरी जाति में, इंटरकास्ट मैरिज है, लव मैरिज है हमारी, इंटरकास्ट मैरिज है। लेकिन अगर इन इंटरकास्ट मैरिजेस का वो थोड़ा देखा जाए कनेक्शंस कैसे बनते हैं, तो अपर कास्ट का ही अपर कास्ट में हो रहा है। विच ब्रिंग्स मी टू द क्वेश्चन कि जो वर्ण व्यवस्था है और जाति व्यवस्था है, इन दोनों में फर्क बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है। सबसे पहले एक छोटा सा जवाब उसमें ऐड कर दूं कि राष्ट्रपति चुन के नहीं आते, वो चुनाव लड़के नहीं आते, वो नॉमिनेट होते हैं। और रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति थे, दलित राष्ट्रपति थे। ऐसा मैंने नहीं, उनकी जिस पार्टी से वो आते हैं उस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके देश को बताया था, पूछा किसी ने नहीं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रूलिंग पार्टी के प्रेसिडेंट ने देश को बताया कि हमने एक दलित को प्रेसिडेंट बनाया। सेम द्रौपदी मुर्मू जी जब प्रेसिडेंट बनी तो बताया गया प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि पहली महिला आदिवासी है। एक तो ये बात, चुन के नहीं आए, राष्ट्रपति थे। और जगन्नाथ पुरी खुद जाते हैं, आज भी गूगल करिएगा, मैं विद फैक्ट एंड फिगर, मतलब हम देश को ये बहुत जरूरी है, क्योंकि नीचे कोई ना कोई चंपक जरूर लिखेगा। हाँ मैं जानता हूँ प्रधानमंत्री होते तो कोई नहीं पूछता हाँ कि आप कुछ भी बोल दो, हाँ लेकिन हम लोग तो भाई पढ़ लिख करके बोलेंगे, बोलना पड़ता है। हमारी सारी डिग्री ओरिजिनल है, एक भी फर्जी नहीं, मेरी डिग्री सारी है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी गूगल करिए, वो आपको वो चीजें मिल जाएंगी कि राष्ट्रपति भवन ने चिट्ठी लिखी जगन्नाथपुरी के डीएम को कि प्रेसिडेंट गए थे वहां पर और वहां के पुजारियों ने उनका अपमान किया जब वो राष्ट्रपति थे, जाति खत्म नहीं हुई। 3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। दूसरा एग्जाम्पल, करंट में जो प्रेसिडेंट हैं महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी, दिल्ली में एक मंदिर है, वहां जाती है, उसके 2 फोटो वायरल हैं। अश्विनी वैष्णव सेंट्रल गवर्नमेंट में कैबिनेट मिनिस्टर है, वो जहां गर्भगृह मंदिर में कहते हैं कि जहां देवता हैं उसके पास जाके पूजा कर रहे हैं, और राष्ट्रपति जी का एक बैरिकेड लकड़ी का लगा हुआ है, उसके दूर से पूजा कर रहे हैं। बाद में मंदिर वालों ने सफाई दी कि राष्ट्रपति जी का आना हमें पता नहीं था, इसलिए प्रोटोकॉल नहीं था। राष्ट्रपति बन जाओगे आप तो भी प्रोटोकॉल अंदर जाने का नहीं होगा। तो ये प्रोटोकॉल ना, मतलब ऐसी जगहों पे जहाँ पे मंदिर है यहीं इनको पता नहीं चलता है। और जगह कहीं राष्ट्रपति जा रहे तो 15 दिन पहले मालूम होता है, 20 दिन मंदिर में नहीं पता, मंदिर में पता। जब पुरी वाले को रामनाथ कोविंद जी का नहीं पता था, इनका यहाँ नहीं पता था। एक तीसरा एग्जाम्पल तो बहुत दे सकता हूँ, लोग सुनते नहीं है, मानते नहीं है। वाइस प्राइम मिनिस्टर थे बाबू जगजीवन राम, और बाबू जगजीवन राम दलित कम्युनिटी से आते थे। दलित मीन्स शेड्यूल कास्ट, दलित तो एक पॉलिटिकल टर्म है। बनारस गए एक मूर्ति का अनावरण करने, मतलब मूर्ति को मतलब आज मूर्ति जनता को समर्पित हो रही है, और जैसे ही सोचिए उप प्रधानमंत्री, और जब लौटे तो उस मूर्ति को गंगा जल से वहां के लोगों ने धुलवाया कि आप भले ही उप प्रधानमंत्री हो जाए, आपकी जाति नहीं जाएगी। राजेंद्र प्रसाद गए,
डॉक्टर लोहिया की किताब है द गिल्टी मैन ऑफ द पार्टीशन। ये नोट कर लें, हाँ, जो मतलब- जो लोग पढ़ने में इंटरेस्टेड है और जो सवाल पूछने में इंटरेस्टेड है, पहले पढ़ लें फिर सवाल। हाँ, थोड़ा पढ़ना चाहिए, बिना पढ़े कथावाचक बना जा सकता है, आर्गुमेंट नहीं किया, आर्गुमेंट नहीं कर सकते। पर्ची बना सकते हैं बिना पढ़े, उसके लिए डिग्री की जरूरत नहीं। मैं किताब का नाम ले रहा हूँ, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की किताब है, हिंदी में भी आई है, भारत विभाजन के गुनहगार। उस किताब में एक जगह लिखे हैं कि जब राष्ट्रपति थे पंडित राजेंद्र प्रसाद, पहले वो बनारस जाकर के ब्राह्मणों का पैर धुलने लगे, तो लोहिया जी ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी कि देश के इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को किसी का पैर नहीं धुलना चाहिए था। क्यों? क्योंकि वो श्रेष्ठ हैं, वो हैं। तो नेहरू जी ने इसकी आलोचना की। बाद में वही नेहरू थे जो सोमनाथ मंदिर जब जाना चाह रहे थे, वो तो उन्होंने कहा कि नेता को धर्म से दूर रहना चाहिए, निजी जीवन में रखो, जब हम एक बड़े ओहदे पर हैं तो हम सारे धर्मों को मानने वाले हैं। लोहिया ने लिखा कि नहीं, यहाँ एक चीज थी जिसकी वजह से राजेंद्र प्रसाद जाकर के पैर धुल रहे हैं, और वो है जाति। अगर वहां जाति में वो ब्राह्मण ना होते तो पैर नहीं धुलते। अब मोदी जी आते हैं और वो वहां पर सफाई कर्मियों के पैर धुलते हैं, तो शिफ्टिंग हो रही है। नीचे कमेंट करेंगे आपके लोग, वो कहेंगे कि नहीं नहीं बदल गया, मोदी जी गए तो सफाई कर्मियों के पैर छुए, हाँ, पैर धुले उसके। बिल्कुल सही पॉइंट उठाया एकदम हाँ। अब मोदी जी और क्या कर रहे हैं? मोदी जी को राजनीति पता चल गई। मोदी जी उस पार्टी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं जो अब जाति बताती है। या तो आप कहते हैं कि हम जाति में बिलीव ही नहीं करते, बड़े बड़े होर्डिंग लगा करके, इसको भी गूगल करिएगा, 27 मिनिस्टर फ्रॉम अदर बैकवर्ड क्लास, 12 मिनिस्टर फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब। कौन बता रहा है? बीजेपी, जिसका मदर ऑर्गेनाइजेशन कौन है? आरएसएस। और आरएसएस कहता है कि जातियां हमने नहीं बनाई, ये तो अंग्रेजों ने बना दी साहब। अब मैं आपके उस सवाल पर आता हूं। पहले मैं इसको क्लैरिफाई कर लूं दोस्त कि जब आप जाति नहीं मानते तो आप अपनी जाति बता क्यों रहे थे? इसका मतलब जाति है। मोदी जी 2013 तक देश को नहीं बताए कि वो ओबीसी हैं। जब उनको प्राइम मिनिस्टर बनना हुआ तब उन्होंने कहा मैं ओबीसी माँ का बेटा हूं। और वो भी कब? जब 2001-2 के आसपास स्टेट गवर्नमेंट ने ओबीसी की लिस्ट में घांची जाति को इंक्लूड किया, जिससे मोदी जी आते हैं। तो मोदी जी क्यों अपनी जाति बताए? और 2019 के चुनाव में तो उन्होंने खुद कहा कि मैं तो अति पिछड़ी माँ का बेटा हूं। नहीं बताना चाहिए ना, जाति के नाम पर वोट नहीं मांगना चाहिए। पहले प्रधानमंत्री ओबीसी थे HD देवगौड़ा, उन्होंने कभी जाति बता के वोट नहीं मांगे, लेकिन वो जाति जनगणना कराना चाहते थे, वो रिजर्वेशन लागू करना चाहते थे। और रिजर्वेशन पर फिर कभी बात करेंगे कि उसकी वजह से लोगों को लगता है कि देश बर्बाद हो गया। और मैं ये चाहता हूं कि टीवी में रिजर्वेशन नहीं है। और टीवी कितना आबाद हुआ है ग्लोबल फ्रीडम इंडेक्स में, और फ्रीडम इंडेक्स जो मीडिया का बनता है उसमें 170-80 देशों में आप 155-60 पे हो, 155-56 पे हो, तो वहाँ आरक्षण नहीं है। देश बर्बाद करने में सबसे बड़ी भूमिका टीवी की है। मैं तो थैंक यू करता हूँ कि उसमें एक भी SC ST OBC नहीं है। तो उनके मत्थे इस्लामाबाद जिसने कब्जा किया ऑपरेशन सिंदूर के वक्त, जो कराची गया था, जो लाहौर को कब्जे में ले लिया था, उसमें एक भी आरक्षण वाला नहीं था। मैं तो कह रहा हूँ 2-3 दिन और ये लड़ाई चलती तो ये ईरान इराक पता हाँ, नहीं सब हो कहाँ जाता, अखंड मतलब भारत बना। ट्रंप माफी मांगता, हाँ, और कुछ भी हो सकता था। तो एक तो ये बात कि जहाँ रिजर्वेशन नहीं है वहाँ आप कितने इंक्लूसिव, कितने डाइवर्सिटी के साथ इंस्टीट्यूशन बना पाए, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि ये कास्ट सिस्टम और वर्णा सिस्टम में फर्क क्या है? जातियाँ किसने बनाई? हमने तो नहीं बनाई। इस देश की जाति व्यवस्था में उस जो भी जाति बनाने वाला है, जाहिर सी बात है वो अपने को टॉप पर रखा होगा। जैसे हम ही कोई चीज बना रहे हैं तो उसका सबसे अच्छी चीज चाहेंगे कि हमारे पास मोहल्ले की क्रिकेट टीम बनती है तो जो कैप्टन हो जाए, बंदा है जिसके बैट बॉल है वो कैप्टन है। हाँ, हाँ। रूल बना रहा है। अब वो ईंट रख करके जो बाउंड्री बनाता था क्रिकेट टीम में, वो वहां का सबसे ताकतवर व्यक्ति है, जिसकी बात सब मानेंगे। हमने मोहल्ले में जब क्रिकेट खेलते थे बचपन में, तो जो क्योंकि हम ही कैप्टन बन जाते थे, हम ही ओपनिंग बैटिंग कर रहे हैं, हम में से कोई ओपनिंग बॉलिंग कर रहा है, और कुछ फील्डिंग पोजीशंस होती है बाउंड्री के पास जो बॉल उठा के फेंकता कुछ है। नाली में से बॉल निकालने वाले भी अलग बैठे हैं। वो जिनका कहीं बैटिंग में नंबर नहीं आने वाला, बॉलिंग में नंबर नहीं आना, वो इसी काम के लिए बैठे हुए हैं। अब इस हायरार्की में देखिए कि किसके पास प्रिविलेज है। और प्रिविलेज एक तरह का नहीं होता, वो सोशल भी होता है, कल्चरल भी होता है, फाइनेंशियल भी, इकोनॉमिकल भी होता है, और पॉलिटिकल होता है। बिना इन चारों डायमेंशन के आप इस हायरार्की को समझ नहीं पाएंगे। इसकी बहुत सारी थ्योरी है, मैं बहुत इजी वे में कर रहा हूँ। इसके 3 थ्योरी है।
एक तो आरएसएस जैसे ऑर्गेनाइजेशन इसकी ओरिजिन बताते हैं कि भाई ब्रह्मा के मुख से पैदा हुआ, विराट पुरुष के मुखस्य जायते ब्राह्मण बाहुर नाम क्षत्रिय, कि एक विराट पुरुष से, और ये कहां लिखा है मैं बता रहा हूं विद रेफरेंस ऋग्वेद पुरुष सूक्त दशम मंडल, उस दशम मंडल में लिखा हुआ है कि एक कोई विराट पुरुष था, उसके मुख से ब्रह्मा पैदा हुआ। उसके काउंटर में 1873 में किताब लिखते हैं, ज्योतिबा फूले राइटर का नाम है, किताब का नाम है गुलामगिरी। और गुलामगिरी में ज्योतिबा फूले पूछते हैं दुनिया में इंसान एक तरह से पैदा होता है, भारत में कोई मुख से पैदा हो गया, हाउ कैन इट इज पॉसिबल? अगर मुख से कोई बच्चा पैदा हुआ तो गर्भ कहां ठहरा था? ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये ज्योतिबा फूले करें, क्योंकि आजकल हो सकता है किसी की भावना आहत हो जाए, अरे भाई आप हमारे धर्म के बारे में ये बोल दिए। आहत तो डेफिनेटली होंगी भावनाएं, हम करना भी चाहते हैं, और नहीं आप हमारी भावना आहत करो, इनकी बकवास से हमारी भी तो आहत। एग्जैक्टली आप अभी मैं यादव हूँ, मेरी भावना आहत नहीं हुई, इटावा में कथा कहने पर मुंडन करवाया और पेशाब पिलवाया, मैं नहीं कर रहा हूँ, मीडिया कह रही है, हाँ। और पैर नाक रगड़वाया पैर पे, मेरी भी भावना आहत हो गई। मैं क्यों नहीं कथा कहूंगा, मैं भी पर्ची बनाऊंगा, मेरे प्रधानमंत्री आए और मैं भी एक धाम बनाता हूँ, क्यों नहीं बना सकते भाई? तो धार्मिक भावना मेरी भी तो है ना। एक तो ये बात, दूसरी बात ये कि उस विराट पुरुष के मुख से आप कह रहे हो कि ब्राह्मण पैदा हुआ, तो वो सुपीरियर है, और वो वर्णा सिस्टम में जो भुजा का काम करता था। फिर वो एक दूसरा राइट विंग का आपको पढ़ा लिखा आदमी आपके नीचे कमेंट करेगा, वो कहेगा नहीं, जन्मना जायते शूद्र गुण कर्म विभागेश। इसका मतलब क्या है कि हमारे ग्रंथों में लिखा है कि जन्म से सब शूद्र होते हैं, फिर जो जैसा कर्म करते हैं वैसी जाति और वर्ण के हो जाते हैं जी। मैंने फिर उनसे कहा कि एक सवाल का जवाब दो। तुम कहते हो कि रामायण लिखा वाल्मीकि ने, जो कि दलित थे, शेड्यूल कास्ट थे, ब्राह्मण क्यों नहीं थे? उनका काम तो लिखने वाला था, तो क्यों तुम ये बता रहे हो कि वो दलित थे? या ये भी बताओ कि जब तक रामायण नहीं लिखे थे तब तक वाल्मीकि दलित थे, और जिस दिन रामायण लिख करके ब्राह्मण का काम करने लगे तो उस दिन से हम ब्राह्मण उनको मानते नहीं मानते तुम। अब दूसरा एग्जाम्पल एकदम कंटेम्प्रेरी देते हैं ताकि आज की जनरेशन समझ में आए। एक बार एक टीवी डिबेट में मैं बैठा था, और चूंकि मेरा काम हिंदी साहित्य और भक्ति आंदोलन पे है और तुलसीदास में मेरा काम है पीएचडी का, तो मैंने उसमें एक डिबेट चल रही थी कि शूद्र को गालियां दी गई हैं रामचरितमानस में खूब, जय बरनादम तेल कुमारा स्वपचक्रात कोल कलवारा, और जय स्वपच आभीर यमन कुराशस, हर जाति का नाम लेके गाली दी गई है उसमें। पूज्य विप्रशील गुणहीना और शूद्र न गुणगण ज्ञान प्रवीणा। ब्राह्मण अगर निकम्मा भी हो तो पूजा करो, और शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा, शूद्र अगर प्रवीण हो गुणवान हो सब कुछ हो, पूजा मत करो। ये रामचरितमानस में लिखा है। मैं फिर से कह रहा हूं, मैं प्रधानमंत्री ने विद फैक्ट्स एंड फिगर बता रहा हूं। अब एक बात बताओ, जब ये डिबेट हो रही थी तो मैंने टीवी डिबेट में एक जगह बैठ के ये बात बोली, तो एक चोला पहना हुआ मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा, महात्मा कबीर लिख के गए हैं। मैं सारी आहत करने वाली बातें हिस्टोरिकल रेफरेंस से ले आ रहा हूं। बरवा मुंडाए और दढ़िया बढ़ाए जोगी हो गई ना बकरा, और मन ना रंगाए रंगाए जोगी कपड़ा। तो ऐसे कपड़ा पहन करके योगी लोग टीवी पर बैठे थे, तो कह रहे हैं कि जन्म से सारे शूद्र होते हैं, वर्ण व्यवस्था कहाँ है? तो मैंने कहा मेरा एग्जाम्पल का जवाब दो। मेरा नाम है लक्ष्मण यादव, तो मैं किस में हूं? तो उसने कहा कि आप पिछड़े जाति में आते हैं। मतलब वर्ण पिछड़ी कोई जाति नहीं है, ओबीसी क्लास है। तो ओबीसी में वे जातियां आती हैं जो शूद्र में आती हैं, न हम ब्राह्मण में आते, न हम क्षत्रिय में मानते नहीं। जबकि मैं इसको थोड़ा और बहुत बड़ा विषय है, क्षत्रिय वो क्यों नहीं है जो रूलिंग क्लास था? जाटों के राजवंश थे कि नहीं? जाट लैंड पूरी मानी जाती है, उसके राजा थे राजा सूरजमल, देवगिरी की यादव, मौर्य वंश, सम्राट अशोक चंद्रगुप्त मौर्य, पाल वंश, प्रतिहार वंश, चोल चालुक्य। इसका मतलब ओबीसी में ढेर सारी वे जातियां थी जो रूलिंग क्लास थी। फिर वर्ण व्यवस्था में वो क्षत्रिय क्यों नहीं है? ये है वर्ण व्यवस्था। वो आपको, अगर आप आपकी हेजेमनी को मानोगे तब तो आपको मानेंगे कि आप उनके हो, वरना आप शूद्र हो। ये अंबेडकर भी यही कहते हैं, हु वर शूद्रा किताब, उसको भी पढ़िए। डॉक्टर अंबेडकर की राइटिंग है, हु वर शूद्राज। और ज्योतिबा फूले ने गुलामगिरी में इसको लिखा है। वो ये कहते थे कि ब्राह्मणिकल हेजमनी में जो उसके अकॉर्डिंग था उसको तो उन्होंने अपना लिया, उसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों में रख दिया, और जो उनको चैलेंज करते थे उनको वो शूद्र कहते थे।
तो मैंने उस टीवी वाले से पूछा कि मेरा नाम लक्ष्मण यादव है, तो मैं ओबीसी में आता हूँ, यानी शूद्र में, क्योंकि और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो हूं नहीं। और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में तब प्रोफेसर था। तो प्रोफेसर होना क्या है? तो कहा ब्राह्मण का काम है। तो मैंने कहा बताओ मैं क्या हूं, मैं शूद्र हूं कि ब्राह्मण हूं? वो कहा कर्म से आप ब्राह्मण हैं। तो मैंने कहा कि सच बात है, इसी को लिख के दे दो हमको। मैं कितने ब्राह्मण मुझे मानेंगे? या दिल्ली यूनिवर्सिटी, जेएनयू, जामिया में जितने प्रोफेसर हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के, क्या वो सारे ब्राह्मण हैं? इसका मतलब वर्णा सिस्टम खांचों में बांटने वाली एक व्यवस्था थी, जो हजारों साल से इस देश में जो लोग हाथ से श्रम करते थे ना, मेहनत करते थे, उनके श्रम पर कब्जा करके बैठने वाले लोग 10%, 5% हुआ करते थे। उन्होंने अपने को वर्णा सिस्टम में द्विज बनाया, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, जी और उत्पादन करने वाली जातियां, मतलब आप सोचिए ना, उत्पादन करने वाली शूद्र जातियों को पैर से पैदा करने का बताया। जी। मनुस्मृति ने इसे स्टैब्लिश्ड। ये तो कितना कन्वीनियंट है ना, मतलब जो अपने बेनिफिट के लिए ये सिस्टम बना दिए और फिर बाद में फिर मनुस्मृति वगैरह ने इन्होंने स्टैब्लिश कर दिया, कोडिफाई कर दिया इसको exactly. एक तरीके से। तो कमिंग बैक टू दैट क्वेश्चन ओनली ना, कि वो जो बोलते हैं कि हमारी तो इंटरकास्ट मैरिज हुई है, हाँ, तो वो जो वर्ण व्यवस्था में आपस में ही करते रहते हैं, मतलब एक जो सेक्शन है, मतलब पंडित ने कायस्थ से कर ली या किसी ने बनिए से कर ली, वो जो हाथ से श्रम करने वाला जो तबका है उसके साथ बड़ी रेयर लव मैरिजेस होती है। नहीं, उसके साथ होगी तो खाप पंचायत उसके लिए बैठी हुई। खाप पंचायत बैठे सर, खाप पंचायत छोड़ो, सरकारें बैठ, सरकार, एग्जैक्टली। और एक चीज और जोड़ दें कि ऐसा नहीं है कि वो इंटरकास्ट मैरिज अपर कास्ट में इजी है, ब्राह्मण क्षत्रिय से भी करेगा तो उतना इजी नहीं है। हाँ। क्योंकि हमारे यहाँ एक व्यक्ति हैं जिनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, संस्कृत के विद्वान, दृष्टिहीन हैं और प्रधानमंत्री के बहुत चाहते हैं। एक वीडियो में सुन रहा था, उसमें कहे कि हमारे यहाँ 4 प्रकार के ब्राह्मण नीच ब्राह्मण माने जाते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं रेफरेंस दे रहा हूँ। उनको ज्ञानपीठ मिला हुआ है और उसके बाद प्रधानमंत्री जी के बहुत चाहते हैं। वो बता रहे हैं कि ब्राह्मण में भी नीच ब्राह्मण होता है, त्रिगुणाय, चतुर्वेदी और ये वो। इसका मतलब आपने कास्ट सिस्टम ऐसा बनाया कि थोड़े से लोगों को आप प्रिविलेज्ड रखे हुए हो और हर प्रिविलेज के नीचे दूसरे को। इसी को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं कि ये एक ग्रेडेड इनइक्वालिटी है। करेक्ट। इनइक्वालिटी में जितना आप ऊपर जाएंगे उतना आपका पावर बढ़ता जाएगा, रिस्पेक्ट बढ़ता जाएगा, रिसोर्स पर कब्जा बढ़ता जाएगा। ये वर्णा सिस्टम एंड कास्ट सिस्टम है। और ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो आपका शोषण बढ़ेगा, अपमान बढ़ेगा, तिरस्कार बढ़ेगा और संसाधन, रिसोर्सेज पर कब्जा कम होता जाएगा। अब आते हैं आपके पॉइंट पर, इंटरकास्ट मैरिज। डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जो सबसे मोस्ट, मतलब मेरा बस चले और मैं कभी कल को कुछ हुआ एजुकेशन फील्ड में, तो मैं इस देश में कुछ किताबें हर एक क्लास में कंपल्सरी रीडिंग कर दूंगा, जिसमें सबसे पहली किताब का नाम होगा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पढ़ाओ यार अपने देश को, संविधान पढ़ाओ, जिससे देश चल रहा है। बिना संविधान के देश बर्बाद था, मैं मानता हूं। आप दुनिया में अंग्रेज जब आया ना, एक फिल्म बनी है फूले, फिल्म हाँ, अभी अब बात करेंगे इस पे। इतना कट लगाते हो, कश्मीर फाइल को टैक्स फ्री कर दिया, केरला स्टोरी, हाँ केरला स्टोरी को, एक बार फूले को भी कर दो। पंजाब 95 के साथ भी वही हो रहा है। एक संतोष फिल्म बनी, संतोष को तो आने नहीं दिया, आने नहीं दिया। अब आप सोचिए कि फूले फिल्म क्या दिखा रही थी कि एजुकेशन देने के लिए। और मैं किताब और बता रहा हूँ, इनकैर्नेशन किताब का नाम है, सुनील खिल्लाने ने लिखा है। उसका हिंदी ट्रांसलेशन हुआ था भारतनामा। उस किताब में एक चैप्टर है ज्योतिबा फूले के ऊपर, और ज्योतिबा फूले पर सुनील खिल्लानी कह रहे हैं कि जब 3 जनवरी 1848 को पुणे के भिड़ेवाला में एक स्कूल खोलते हैं ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले, कि हम अछूत बच्चों को और लड़कियों को शिक्षा देंगे, तो वहां के ब्राह्मण नाराज हो जाते हैं कि धर्म के खिलाफ काम हो रहा है। बिल्कुल। तो वर्णा सिस्टम और कास्ट सिस्टम बना है धर्म की आड़ में, और उसको थोपा भी गया धर्म की आड़ में। मैं एग्जांपल देके बता रहा हूं। उस किताब में, सुनील खिल्लानी किताब में, एक फोटो बने हुए हैं कि पुणे और भिड़ेवाला की दीवारों पर चिपकाए गए थे पोस्टर कि ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ये धर्म विरोधी हैं, ये पापी हैं। एजुकेट करना किसको? वुमेन्स को और अनटचेबल चाइल्ड्स को। धर्म के नाम पर वर्जित था।
इसका मतलब आपका कैसा धर्म जिसमें भगवान भी सबका नहीं, मतलब दुनिया में माना जाता है कि भगवान ने सबको बनाया, तो अगर तुम सही हो तो भगवान ने शूद्र को भी बनाया। इसीलिए ना कई बार डॉक्टर साहब मैं जब ये बात करते हैं ना कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तो मैं अक्सर सोचता हूँ कि ये जो हिंदू राष्ट्र होगा ये कौन सी जातियों के लिए होगा। एक गांव बना के दिखा दो पहले, एक गांव, एक मोहल्ला बना एक दो। मोहल्ला हाँ, बना दो कि सफाई उसमें कौन कर रहा होगा, कौन उसमें सफाई कर रहा होगा, उसमें स्कूल में पढ़ा कौन रहा होगा। आप मैं ओरिजिनली जो मैं आपसे बात करना चाह रहा था ना वो इसी से लेकर था, सफाई की आपने बात करी कि हमारा जो देश है, मतलब हमारी पब्लिक स्पेसेस कितनी गंदी रहती हैं, कूड़ा फेंका हुआ है बाहर, गंदगी है, सड़कों पे धूल धड़का है, और उसका मेन एक रीजन यही है कि लोगों को लगता है कि सफाई करना मेरा काम नहीं है, सफाई करने वाला आएगा वो करेगा। तो जब ये हिंदू राष्ट्र बन जाएगा तो ये इसमें कौन हिंदू होगा, उसमें भी क्या ये जातिवादी वो रहेंगे, या उसमें ब्राह्मणों का ही अगर बन गया तो नीच ब्राह्मण भी होंगे उसके अंदर, और अब मतलब ये एक डिबेट है। हाँ, तो फिर उसके अंदर नीच ब्राह्मण का रिजर्वेशन होगा। पता नहीं, मैं मतलब आइडिया क्या है इनका? बहुत शानदार आपने सवाल किया। मुझे एक किस्सा याद आ रहा है। बहुत दिनों तक तो बड़े घरों में, अभी मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ कि हम जहाँ बैठे हैं, इसके आसपास की जितनी सोसाइटीज हैं, इसी को एक सैंपल ले लेते हैं। एक सोसाइटी के 500 घर हैं, तो 500 का एक बार कास्ट सर्वे कर लें, बिल्कुल, वो 500 में से 490 घर एक तबके के मिलेंगे। बिल्कुल। पॉइंट नंबर 1, उस 500 घरों में खाना बनाने आने वाले, सफाई करने आने वाले, और गार्ड, माली, जितने भी हैं, वो अगर हम निकाल लें, अगर 500 वो लोग हैं तो 490 एक तबके के होंगे। ये है इस देश की सच्चाई जी। अब आते हैं, एक टीवी ऐड मुझे याद आ रहा था, आपने कहा कि सफाई, एक बच्चा हाँ, बेल बजती है तो कहता है माँ कूड़े वाला आया है, तो माँ उसको, समझदार माँ थी, तो वो वो एड्स में बड़े मुश्किल से देखने को मिलता। एक ऐड मिला हाँ। जिसको मैं कोट कर पा रहा हूं। हाँ। बाकी तो आप क्या दिखा रहे हो मुझे भी, अब तो धीरे धीरे चीजें बदल रही हैं। उसमें माँ कहती है कि नहीं, वो सफाई वाला है, गंदा कर, कूड़े वाले हम हैं, गंदगी हम करते हैं। इस देश की चमचमाती सड़कों को जब 7 बजे 6 बजे सूरज उग जाता है, तब किसी को नजर आता कि पूरा मोहल्ला चमक रहा है, लेकिन सूरज उगने के पहले जो उठ करके सफाई कर गया उसको कोई नहीं जानता है, कोई नहीं पहचानता है। मैं अपने कॉलेज में जब पढ़ाई करता था, जाकिर हुसैन कॉलेज में, तो जब मैंने इस पर लंबी अपनी किताब प्रोफेसर की डायरी में मैंने लिखा एक जगह कि मेरे कॉलेज में एक तबका था जो जब क्लास कॉलेज चल रहा होता था तो न वो टीचर था, न स्टूडेंट था, न प्रोफेसर है, न प्रिंसिपल है, वो गायब है कहीं। लेकिन जब कॉलेज बंद हो गया तब वो नजर आता था सफाई करने। वो माली है, वो कचरा उठाने वाला है, उसके बिना मेरा स्कूल चल ही नहीं सकता, मेरा कॉलेज चल ही नहीं सकता। लेकिन जब कॉलेज चल रहा होता है तो वो कहीं नजर नहीं आता। ये इस देश की हकीकत। सच। तो फिर जब मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग के हिंदू राष्ट्र बन गया, वहां कौन करेगा ये काम? वैकेंसी निकलेगी, राम मंदिर में वैकेंसी निकली है, हाँ, पुजारी की। लेकिन ये जो हिंदू राष्ट्र में तो ये सब अपर कास्ट। नहीं, वैकेंसी निकलेगी, हाँ, तो अप्लाई कौन करेगा? हाँ, अब नीचे आपके कमेंट करने वाले आएंगे, हाँ, 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 वो कहेंगे कि आजकल बहुत सारे ब्राह्मण जो है ये भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, हाँ, वो भी कर रहे हैं। अच्छा, हिंदू राष्ट्र में कथा कौन कहेगा? मैं तो पहले यहाँ शुरू करता हूँ। हाँ, हिंदू राष्ट्र में ये एक यादव कथा कहेगा कि नहीं? पहला सवाल। अगर कहेगा तो बांध के मारा जाएगा कि नहीं? चुटिया काटी जाएगी कि नहीं? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरा, हिंदू राष्ट्र के मंदिर का पुजारी कौन होगा? एग्जाम होगा। डॉक्टर अंबेडकर अपनी राइटिंग एनिलेशन ऑफ कास्ट के लास्ट में जब कहते हैं कि एनिलेट कैसी होगी कास्ट सिस्टम, तो कहते हैं कि जैसे इंटरकास्ट मैरिज, अगर वो स्मूथली है इंटरकास्ट मैरिज, तब जाकर के वो चल पाएगी। वो जैसे हमने भी किया, हमने इंटरकास्ट देख के नहीं किया, हमने पहले प्रेम किया। संयोग ऐसा कि वो इंटरकास्ट निकला। प्रेम से तो तमाम बेड़ियां टूटती हैं ना। प्रेम से बेहतर और कोई क्रांति दुनिया में, मतलब हमारे एक प्रिय कवि हैं रमाशंकर यादव विद्रोही, वो एक लाइन लिखते हैं कि मैं जब भी तुम्हें देखता हूं तो जाने क्यों यकीन होता है कि क्रांति होगी। क्या बात! वो प्रेम में क्रांति छिपी हुई है, और ये धर्म के नाम पर तो प्रेम में भी बाधा है। अब एक एग्जाम्पल देता हूँ, थोड़ा बातचीत कर ही रहे हैं। एक किताब लिखी है अभिज्ञान शाकुंतलम, कभी कालिदास की किताबें हैं, अभिज्ञान शाकुंतलम, कुमार संभवम। उसमें एक प्रसंग है, वो कह रहे हैं कि जंगल में घूम रहे हैं, एक बड़ी सुंदर सी कन्या सामने दिखाई दे रही है, तो दुष्यंत कह रहे हैं
कि मेरा दिल जिस कन्या पर आया है, हो ना हो ये कोई क्षत्रिय कन्या ही होगी। प्रेम में भी जाति आड़े आ रही थी। वो ऐसी किताब है जिसमें जितने ब्राह्मण पात्र हैं वो संस्कृत बोलते हैं और जितने शूद्र हैं वो पाली बोलते थे, प्राकृत बोलते थे। हमने हिंदू राष्ट्र में क्या बोलेंगे? हिंदू राष्ट्र में अच्छा एक चीज हो, हिंदू राष्ट्र में इंग्लिश मीडियम स्कूल होगा कि नहीं? वो तो अब तो शर्म आएगी सबको अंग्रेजों। इंग्लिश मीडियम स्कूल नहीं होगा तो फिर हिंदू राष्ट्र कैसे होगा? कितने के बच्चे उसमें पढ़ेंगे? हाँ। जितने इनके हिंदू राष्ट्र बनाने वाले हैं सारे या तो खुद विदेश से पढ़ के हैं या सारे के बच्चे विदेश में पढ़ते हैं। हिंदी में पढ़ाई होगी कि नहीं, एक तो ये बात। हिंदू होगा तो क्रिश्चियन उसमें जो स्कूल होते हैं, सिटी मॉन्टेसरी, लॉ मॉन्टेरियर, इस तरह के स्कूल हिंदू राष्ट्र वाले गाँव में होंगे कि नहीं? उसमें इनके बच्चे पढ़ेंगे, सारे बच्चे वहीं पढ़ते हैं। तो हिंदी हिंदू और हिंदुस्तान, विदेश का कोई कैंपस उसमें आएगा कि नहीं? यहाँ से पढ़ के विदेश जाएंगे कि नहीं? हिंदू राष्ट्र में सफाई कर्मी कौन होगा? एग्जैक्टली, हाँ। हिंदू राष्ट्र में नाई का काम कौन करेगा? हिंदू राष्ट्र में कचरा उठाने का काम कौन करेगा? कौन करेगा आपके सिवर साहब? आप हाँ, मशीन तो आएगी नहीं। मशीन आनी होती 75 साल संविधान के हो गए। गटर में आज भी घुस करके कौन मर रहा है उसकी भी एक जाति है, और मंदिर में कौन पुजारी है उसकी भी एक जाति है। फिर कुछ लोग नीचे आएंगे कहेंगे नहीं, मंदिरों में अलग अलग जातियों के लोग भी हैं। तो कितने हैं? इसका कोई आंकड़ा हो? इसका मतलब ये कि हिंदू राष्ट्र एक तो एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल फेनोमेना है। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आप अलग अलग रिलीजन के लोग एक साथ रह सकते हो। स्टेट का कोई रिलीजन नहीं है। बिल्कुल। आप हिंदू हो, अच्छे से रहो, वो मुसलमान है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो बुद्धिस्ट है, लेकिन आप उसको हिंदू राष्ट्र बना करके बाकी कहाँ जाएंगे? अच्छा, हिंदू राष्ट्र में बुद्धिस्ट होगा कि नहीं? ये सब सवालों के जवाब देने नहीं आते ना ये लोग। मतलब आप सोचिए ना, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं उस देश से नहीं आया हूँ जिस देश ने दुनिया को युद्ध दिया, उसने बुद्ध दिया। तो बुद्ध होगी कि नहीं उसमें? नहीं, ये वाली बातें वो सिर्फ हिंदुस्तान के बाहर ही करते हैं। हम भारत में आते हैं तो फिर तो जब बाहर जाते हैं तब उन्हें गांधी, नेहरू, बुद्ध ये सब कपड़ों से पहचान लेते हैं। वो यहाँ तो वो कपड़ों से पहचान लेते हैं। अब प्रधानमंत्री की तो खैर हम बात करने पे तो कई एपिसोड निकल जाएंगे, वो तो एक नॉन बायोलॉजिकल एंटिटी है ही। हाँ। लेकिन जो ये जो कास्ट का पूरा नैरेटिव है ना, बहुत सारे लोग ये, अभी आपने शुरू में बोला था कि सब कॉन्टिनेंट में है, सब कॉन्टिनेंट में कास्ट का एक बीस्ट है। अब सब कॉन्टिनेंट में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, सिख भी है, ईसाई भी है। तो जो लोग हिंदुइज्म छोड़ के इस्लाम में कन्वर्ट हुए, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हुए, वो अपनी कास्ट साथ लेके गए। और मैंने तो अखबारों में एड्स तक देखे हैं सर कि ये तो पाकिस्तान में बता रहा हूँ एड्स कि ओनली यूपी वाला इनवाइटेड, यूपी वाला। अभी भी भारत से जो गए हैं मुसलमान, उनको वो स्वीकार नहीं करते। अपर कास्ट इनवाइटेड। तो कास्टिज्म तो ज्यों का त्यों बरकरार है, क्रिश्चियनिटी में भी और इस्लाम के अंदर भी। और दुनिया भर के इस्लाम में कास्टिज्म नहीं है, क्रिश्चियनिटी में कास्टिज्म नहीं है। मैं आपको मैं खोज की बस एक चीज पढ़ाना चाहता हूँ। जी। पसमानदा आंदोलन हमारे यहाँ चला। जी। 1930 के आसपास अब्दुल कयूम अंसारी पसमानदा नेता थे। जब मुस्लिम लीग कह रही थी कि धर्म लिखवाना, तो अब्दुल कयूम अंसारी बिहार, यूपी में कह रहे थे कि नहीं, नाई ट्रांसफर होकर के जब मुसलमान आया तो भी नाई रहा। हाँ। जुलाहा का नाम बदला, नाई का नाम बदला, वो सैफी हो गया, लेकिन रहा नाई। तो पसमानदा लोगों ने वहाँ मस्जिद अलग, वजू खाना अलग, बिल्कुल कब्रिस्तान अलग है। उन्होंने कहा कि गुलजार सलमानी एक पसमानदा शायर हुए हैं, उन्होंने लिखा है कि मस्जिद तक हम उनके भाई हैं, मस्जिद के बाहर हम नाई हैं। तो वो ये एक चीज अब सोचिए ना, यहाँ के ब्राह्मणवाद से वहां का सैयदवाद जुड़ता है। बिल्कुल। अकलियत मुसलमान, अक्सरियत बहुजन, पसमानदा मींस SC ST OBC, यानी वो सारे लोग। इसलिए उन्होंने नारा दिया कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। पसमानदा ने कहा कि हम तो रूलिंग क्लास कभी रहे ही नहीं, हमने मजबूरी में यहाँ से वहां ट्रांसफर किया, वहां भी जातिवाद आ गया। बिल्कुल। और मुसलमानों में भी जातिवाद है। इसका मतलब ये जाति, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये कहते हैं कि एक क्लोज्ड ग्रुप है, चेंज नहीं होता। जी। पहले जाति व्यवस्था के लिए बहुत सारे लोग आके आपके कमेंट में कहेंगे कि ये तो कर्म आधारित थी। तो इसका तो जवाब मैंने दे दिया कि मैं कर्म प्रोफेसर का कर रहा था तो ब्राह्मण नहीं हुआ। अब दूसरी बात, अगर कोई जाति व्यवस्था में 4 प्रकार की शादियां बताई गई थी, ऊंचे वर्ण का व्यक्ति नीचे वर्ण की लड़की से अगर शादी कर ले तो वो वर्ण पतित हो गया। इसीलिए अंतरजातीय व्यवस्था से, अंतरजातीय विवाह से
जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो पा रही है, कुछ और भी करना पड़ेगा। रोटी बेटी का संबंध, डॉक्टर अंबेडकर अपनी किताब में इसीलिए वो क्लोज्ड ग्रुप कहते हुए कहते हैं कि इस पूरी व्यवस्था को एनिलेट करेंगे आप, तब आप इंसानी तहजीब बना पाएंगे। छत्तीसगढ़ में एक संत हुए गुरु घासीदास, उन्होंने अपनी छत्तीसगढ़ी में लिखा, मनखे मनखे एक समाना, इंसान और इंसान बराबर होता है रे भाई। कबीर इस बात को कह गए। मेरा सबसे प्रिय कोई है तो कबीर, एक बूंद एक मलमूत्र एक चाम एक गूदा, और एक बूंद ते सब उत्पन्ना कौन बाभन कौन सूदा। 700 साल पहले इस देश में एड्रेस करने वाले लोग थे। तथागत बुद्ध ने कहा कि न कोई ईश्वर होता है न कोई आत्मा होती है, सब यहीं का है, सब बराबर है। प्रज्ञाशील करुणा के आधार पर हम मनुष्य बराबर हों। बुद्ध आजीवक, मक्खलपुत गोशाल आजीवक कहते हैं, जो श्रम करता है वो श्रमजीवी है, और जो दूसरे के श्रम पर जीवित रहता है वो परजीवी है। कबीर, तुम कत बाबन हम कत सूद, हम कत लोहू तुम कत दूध, मेरे लहू में क्या दूध, तुम्हारे लहू में दूध बहता है धमनी में, और मेरे धमनी में क्या लोहा बहता है, गरम सिंदूर नहीं लोहा। तो एक कबीर कह गए, फिर भी ये देश नहीं समझा। रैदास ने कहा कि ज्यों केतन के पात पात में पात, इसको हिंदी में समझा रहा हूं, जैसे केले के तने को आप उगाड़ते जाएंगे तो पत्ते के नीचे पत्ता खुलता जाएगा, तो ज्यों केलन के पात पात में पात, तस मानुष के जात जात में जात, रविदास मानुष न जुड़े जब तक जात न जा। यार, एनिलेशन ऑफ कास्ट इस देश के कोर में है, और मुट्ठी भर लोग जो ब्यूरोक्रेसी में है, जो एजुकेशन जुडिशरी में है, जुडिशरी मीडिया में है, शहरों में है, कस्बों में नहीं, गांव में नहीं है, वो शहरों में है, वो इंग्लिश बोलते हैं, वो अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, उनको कमाने के लिए पैसा मिल गया, वो फिर मेरिट की बात करते हैं कि नहीं हम तो मेरिट से है। नहीं साहब, आप प्रिविलेज से आए, आप सोशल कैपिटल से, कल्चरल कैपिटल से यहाँ तक पहुंचे हो। आप कहते हो कि जातियां हैं नहीं, या आप कहते हो जाति खत्म नहीं हो सकती। अरे उससे पूछो जो आज भी जाति के नाम पर बहुत बड़ा किस्सा है, मैं कहूँगा तो वो हो जाएगा। इसलिए न कोई हिंदू गांव बन सकता है, न कोई हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये केवल चुनावी पॉलिटिक्स है, चंद लोगों का जो ज्यादा लाउडली बोलते हैं, जिनके सामने कैमरा है, जिनके सामने माइक। आओ गांव में चलते हैं ना, गांव में देखते हैं, कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा। इसमें डॉक्टर साहब एक चीज़ है कि देखो, ये आपने जो किताबें और बहुत एक इंटेलेक्चुअल तरीके से और ज्ञान से बताया कि बहुत लोगों ने बहुत कुछ कहा है इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादातर लोग जो हैं वो ये सब पढ़ने में इंटरेस्टेड नहीं है। और ये एक प्रॉब्लम है। इसको मैं आपकी ये किताबें नहीं पढ़ सकता, डॉक्टर साहब आपकी ये किताबें नहीं पढ़ सकते, हिस्ट्री में नहीं पढ़ सकता, ये नहीं पढ़ सकता, आपको खुद ही पढ़ना पड़ेगा। और बिना पढ़े अगर आप ज्ञान बांटोगे और ये कहोगे आके कि अब जाति का मसला कुछ नहीं है, तो और मेरिट की बातें करोगे, तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि वो प्रिविलेज ही है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि एक एगैलिटेरियन सोसाइटी के लिए जिन लोगों के पास प्रिविलेज है, वो अपनी प्रिविलेज क्यों छोड़ें, वो कैसे छोड़ेंगे? एक तो पहले आप जब इलोबरेट कर रहे थे तो एक पॉइंट जोड़ दूं, ऐसा नहीं कि ये लोग पढ़ते नहीं। हाँ, ये 300 साल पुराना औरंगजेब को पढ़ते हैं, हाँ, वो अपनी 500 साल पुराना अकबर को पढ़ेंगे, बाबर को पढ़ेंगे, अकबर को पढ़ेंगे, हुमायूं से इनको मतलब है। उसको भी पूरा नहीं पढ़ते हैं एक्चुअली में, ऐसे ही होता है। मतलब अपने मन से तो पढ़ रहे ना। हाँ, मतलब जितना अपने जो उनका जो बायस है। शिवाजी को याद करोगे, हाँ, उसमें तो खैर डिबेट अलग है कि वो हिंदू मुस्लिम की लड़ाई नहीं थी। हाँ, अपने मन का पढ़ते हैं। हाँ, थोड़ा हमारे मन का भी पढ़ लो, बिल्कुल। और जो आइडिया ऑफ इंडिया की कोर किताबें उनको भी पढ़ लो। हाँ। अच्छा, एक दूसरी बात, एक चीज रह गई, जो लोग ये कहते हैं कि नहीं आप हिस्ट्री की बात कर रहे हो, कहाँ बुद्ध कबीर इन सब की क्या बात कर रहे हो, 2025 में कहाँ ये सब है। अब मैं बताता हूँ, एक दो छोटा एग्जांपल दे दो, फिर आपके उस क्वेश्चन पे आऊँगा। 2018-19 में जब मैं DU में प्रोफेसर था, हिंदी पढ़ाता था, तो मैंने एक RTI लगाई। देश के 596 वाइस चांसलर थे, स्टेट यूनिवर्सिटी और सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिला करके। 596 में 6 शेड्यूल कास्ट, 6 शेड्यूल ट्राइब और 36 OBC के, यानी 550, यानी लगभग 90% वाइस चांसलर एक ही तबके के थे। तो जब इंक्लूसिव, अच्छा फिर ये मत कहना कि उनके मेरिट नहीं थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक लक्ष्मीबाई कॉलेज है, 1.5 महीने पहले जब गर्मी पड़ रही थी, तो लक्ष्मीबाई कॉलेज के प्रिंसिपल अपने क्लासरूम में गोबर पोत रहे थे, हाँ, और कह रही थी कि यहाँ AC नहीं है तो ठंडा रहेगा। ये वाली मेरिट तो नहीं है इस देश के SC ST OBC में। उनको पता था कि उनके अंदर ये मेरिट थी कि गोबर गाय हम पालते हैं,
तो गाय का दूध कैसे निकलेगा, दूध ज्यादा अच्छा कैसे होगा, गोबर का सही जगह क्या है, इंसान का पेट नहीं है, खेत है, खेत में वो गोबर डालते थे, अनाज पैदा करते नहीं, थे, वही वही जो ये जो अभी के गौमूत्र से 50 बीमारियां ठीक हो जाती है, ये मेरिट ही तो, ये तो एग्जैक्टली कितना गजब की मेरिट। ये ऐसी मेरिट तो यार। मैं उस टीवी चैनल वाले को थैंक यू बोल रहा हूं जिसने अपने स्टूडियो में बुला करके एक व्यक्ति को मंत्र से नारियल उड़ाते हुए लाइव टेलीकास्ट। हाँ, उसमें डोर बंधी हुई थी। वो दुनिया को दिख रही थी, लेकिन फिर भी उसका कॉन्फिडेंस देखिए। हाँ ऊपर अच्छा, पर्ची बनाने वाले को नहीं पता कि मैं फ्रॉड कर रहा हूँ। हाँ हेलो रावण, रावण हेलो, हाँ, हनुमान जी ने तुम्हारा नंबर दिया। हाँ। अरे यार, तुम्हारा धर्म का भावना आग नहीं होती। हाँ एक मस्खरा व्यक्ति हाँ। कह रहा है मैं रावण से बात कर रहा हूँ, हेलो रावण, और कुछ रील्स बना रहे हैं। अरे यार, धर्म का मजाक उड़ा दिया। दिस इज बेसिकली मेकिंग फन ऑफ। Religion। असल में अगर किसी की भावनाएं धर्म को लेके आहत होती तो इस इनसे पे होनी होनी चाहिए ना। चाहिए, ये पाखंडियों से होनी चाहिए। एक पाखंडी कह रहा था कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में कमजोर है तो शिव वो बेलपत्री पर शहद लगा करके एक जगह लगा दो, बच्चा पास हो जाएगा। स्कूल बंद कराओगे क्या? हिंदू राष्ट्र में स्कूल होगा कि नहीं, या ये कथावाचक होगा? वो स्कूल में देखा होता है, एक और मैरिड भगवान श्री कृष्ण का एग्जाम हुआ था, वो देखा आपने? अरे आजकल तो भगवान बीमार हैं, आलल पता नहीं, मुझे, मैं नहीं कह रहा हूँ यार, तुम जिस धर्म को मानते हो उसको तो बचा लो। नहीं, लेकिन मेरे हिसाब से डॉक्टर साहब के जब आप अगर धर्म में इतना यकीन है आपका और आस्था है, तो जब ये चीजें आप देखते हो, आप उसका विरोध करो। आप उसका विरोध तो करो यार। कि आप बोलो ना, ये कथावाचकों को कहो कि यार ये मत करो। आप जाके कॉमेडी शो में वो तोड़ दिया कि अनावश्यक उस पे एफआईआर कर दी, किसी फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए, लेकिन असल में जो धर्म का मजाक, जो भद्दा मजाक हो रहा है, ये कथावाचक और वो डॉक्टर वगैरह कर रहे हैं जो स्टेथोस्कोप से मूर्ति का देख रहे हैं, उनको ठंड तो नहीं लगी लड्डू हुई है। गोपाल ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, मत करो यार। हमारे यहाँ धर्म का मतलब क्या था ना, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। हाँ, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में। खोजी हो तो तुरते मिले हो, पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। क्या बात है। तुम कहाँ बाहर खोजने जा रहे हो? इसलिए अब एक चीज, अब आते हैं आपके उस पॉइंट पर कि आपने ये कहा प्रिविलेज कैसे छोड़े? एग्जैक्टली। अब आप कह रहे हैं कि प्रिविलेज ये ऐसी चीज होती है ना, जैसे हम दोनों मर्द हैं, अब हम ये कहें कि हम महिला विरोधी नहीं हैं, इतने मात्र से हमारा प्रिविलेज खत्म नहीं हो जाएगा। करेक्ट। और जो जेंडर जस्टिस की लड़ाई इस दुनिया भर में लड़ी गई, वो महिलाओं ने लड़ी है जी। ये सच्चाई है। वैसे ही एंटी कास्ट मूवमेंट पैदा कहां हुआ, जिसका सप्रेशन हुआ था, जो डिप्राइव्ड क्लास था उसने रिवोल्ट किया, रिवोल्ट से ये पैदा हुआ है। कबीर रिवोल्ट से पैदा हुए, जी। डॉक्टर अंबेडकर रिवोल्ट से पैदा हुए, बाल गंगाधर तिलक कह रहे थे कि ये कुंभी किसान संसद में जाके हल चलाएंगे, तो बाबा साहब का संविधान आया, एक व्यक्ति एक वोट, एक वोट की एक कीमत। राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता था, अब जनता के वोट से पैदा होगा। प्रिविलेज छोड़ने के लिए संविधान बना। फिर भी 2025 में सब कहते हैं कि मनुस्मृति होनी तो अच्छा होता। मनुस्मृति क्या कहती है? स्त्री को बचपन में पिता के अधीन, युवावस्था में पति के अधीन, बुढ़ापे में पिता के अधीन होना चाहिए, बेटों के अधीन होना चाहिए। ये मनुस्मृति तुम्हें अच्छी लग रही है? बेसिकली मनुस्मृति तो सर, अगर आप किसी ने ध्यान से पढ़ी हो तो वैसे पढ़ी किसी ने भी नहीं है। हाँ। लेकिन और मनुस्मृति आप चिल्ला रहे हैं, अगर आप पढ़ें तो एवरीथिंग दैट द वर्ल्ड हैज कम टू आफ्टर ईयर्स ऑफ इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन, जितना भी इंटेलेक्चुअल इवोल्यूशन दुनिया का हुआ है, चाहे जेंडर राइट्स के ऊपर हो, चाहे रेस राइट्स के उस ऊपर हो, सबके एंटी है, वो सबके एंटी है। वो सारे लोगों को। इसलिए एक भी महिला को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन एक भी शूद्र को उसका समर्थन नहीं करना चाहिए। अब बात वही है कि या तो आप दुनिया में ये बोलो कि भाई पूरी दुनिया चांद पे जाएगी, हम मनुस्मृति में जाएंगे, हम उसी में खुश हैं, और जिसका दूध पीना होता है उसका हम पेशाब पीने में खुश है। प्लीज चौड़े होके ये बात बोलिए। और आप तब खुद अपने धर्म की बेइज्जती कर रहे हैं, किसी कॉमेडियन को, किसी सिनेमा किसी को करने की जरूरत ही नहीं, कोई जरूरत ही आपके नहीं यहाँ है। अच्छा, दूसरी बात ये कि जेंडर जस्टिस से कास्ट वाले लोगों को ये सीखना होगा कि आप अपने प्रिविलेज को कैसे जी रहे होते हैं। पहले तो एक्सेप्ट कर लो ना कि प्रिविलेज में हैं, तब आएगा प्रिविलेज छोड़ें कैसे। वो एक शेर है ना कि जिसके आंगन में अमीरी का शजर लगता है, उसका हर ऐब जमाने को हुनर लगता है। वाह। तो जितना प्रिविलेज्ड लोग है वो हमेशा ये सोचेगा कि मैं तो अपनी जाति हटा दिया, मैंने पीछे से जाति खत्म हो गई। साहब, मेरी किताब है प्रोफेसर की डायरी में, उसका प्रमोशन नहीं कर रहा हूं। नहीं, आप मैं उसका रेफरेंस बस दे रहा हूं
कि इंटरव्यू में बैठ करके एक सामने वाले से इंटरव्यू प्रोफेसर पूछ रहा है तुम्हारा नाम क्या है, तो कहा कि राकेश कुमार। तो उसने कहा पूरा नाम बताओ, तो कहा राकेश कुमार। कहा पिताजी का नाम बताओ, तो कहा कि महेश कुमार। तो कहा महेश, पिताजी का पूरा नाम बताओ, तो कहा महेश कुमार। दादाजी का नाम बताओ, तो कहा कि रुपेश कुमार। तो कहा उनका पूरा नाम क्या था, तो कहा रुपेश कुमार पथिक। तो कहा ये पथिक किस में आते हैं। तो बच्चा बोल पड़ा कि सर आप मेरी जाति जानना चाहते हैं ना। अरे नहीं नहीं वो बात नहीं है। तो उसने कहा नहीं साहब ये बात वही है। बात असली ये है कि आप इस देश में जाति सरनेम हटा देने से अगर खत्म होती तो इस देश में सरनेम हटा करके कोशिश की गई, लेकिन वो कामयाब नहीं वो तो हुई। परफॉर्मेटिव है। जैसे बहुत सारे यूपी बिहार से आप आगे बढ़ेंगे तो कई सरनेम ऐसे हैं जिसको क्षत्रिय भी लगाते हैं, जैसे सिंह टाइटल दलित में भी मिल जाएंगे। मलखान सिंह बहुत बड़े कवि थे, वो दलित थे। डाकू भी थे। हाँ हाँ वो एक दूसरे वो हैं, ये दूसरे हैं। तो उनके भी नाम में सिंह है, और वीपी सिंह के भी नाम में सिंह है, और ये जो तलवार लेकर लहरा रहे थे रामजीलाल सुमन के घर पे, इनके नाम में भी सिंह है। तीनों एक नहीं है। सरनेम से जाति खत्म नहीं होगी। प्रिविलेज खत्म करने के लिए चाहिए क्या, पहले कि ये एक्सेप्ट करें। जैसे कास्ट सेंसस एक जरिया है। डॉक्टर अंबेडकर, डॉक्टर लोहिया, इन सब ने कहा था, इन दोनों ने ये कहा था कि जब इंटरकास्ट मैरिजेस शुरू हो जाएंगी, जब लोग रोटी बेटी का संबंध बना लेंगे, पुजारी का एग्जाम होगा, जहां जहां जाति मैटर करती है वहां वहां एग्जाम होगा रिटर्न, जिसको मेरिट दिखानी होगी सब मेरिट से आएंगे, और एग्जाम तक पहुंच के लिए सब बराबर रेस पर खड़े हों, इसके लिए स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। तब धीरे धीरे वो प्रिविलेज टूटेगा जी। वरना केवल सुप्रीम कोर्ट में कॉलेजियम नहीं चलता। कॉलेजियम बॉलीवुड में भी चलता है, बिल्कुल। कॉलेजियम मीडिया में भी है, जुडिशरी में भी है। तो हम पहले प्रिविलेज को एंजॉय करना तो छोड़ें, हम शेयर नहीं करना चाहते। बिल्कुल। और हम शेयर नहीं कर रहे हैं इसलिए क्योंकि हमको ये तर्क मिल गया कि उनमें मेरिट नहीं होती। तो इस कई तरह की चीजों को एक साथ जब क्लब करेंगे तब आप उसका एक कम्बो सोल्यूशन मिलेगा। पॉइंट नंबर 1, कास्ट सेंसस होने दो। कास्ट सेंसस हो जाएगा तो एक बार ये देश 75 साल के संविधान के बाद ये जरा देखे कि इस देश में जितने लोग हैं सब जगह सब बराबर हैं कि नहीं। मैं अपने क्लासरूम का एक एग्जांपल हर जगह देता था। मेरे क्लासरूम में 50 स्टूडेंट हैं, 50 के 50 अगर पुरुष हैं तो पुरुषों को भी सोचना चाहिए कि हमारे क्लासरूम की महिलाएं कहाँ गईं। इसका मतलब ये मत कहो कि महिलाओं में मेरिट नहीं थी वो यहाँ तक आ नहीं पाई। नहीं, तुम एक इंक्लूसिव क्लासरूम नहीं बना पाए। वैसे ही अलग अलग कास्ट सिस्टम के सब लोग हैं कि नहीं, अलग अलग रिलीजन के सब लोग हैं कि नहीं, अलग अलग रीजन के सब लोग हैं कि नहीं, तब एक इंस्टीट्यूशन बनता है। तो स्टेट और कंट्री ये भी एक इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल। इसीलिए मैं इसको कहता हूं आइडिया ऑफ इंडिया। बाबा साहब अंबेडकर कहते थे कि भारत एक देश है नहीं, अभी इसको देश बनना है। सब लोग जब बराबर का शेयर इसमें होल्ड करेंगे। अब आखिरी बात, कुछ लोग कहेंगे कि साहब आपके अंदर मेरिट है तो आइए शेयर होल्ड करिए। साहब जिसने लकड़ी से औजार बनाए, जिसने लोहे को पिघला करके आकार बदला, जिस धोबी ने ये पहचाना कि साबुन नहीं था तो उस रेत से कपड़े साफ हो जाएंगे, जो ताड़ी उतारने का काम जानता था, जो नाविक जानता था, पहचानता था कि कौन सी लकड़ी पानी में तैरेगी, कौन सा अनाज खेत में डाल करके पैदा करने पर खाया जा सकता है और किसको जानवर खाएगा, किसको नहीं खाना है, जहां रिसर्च ब्रेन था। जब मॉडर्न इंडिया में इंस्टीट्यूशन बने, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, तो उन्होंने उन सबको बाहर कर दिया। तो मेरिट जहां थी उसको मॉडर्न एजुकेशन ने एक्सक्लूड कर दिया। इसीलिए टॉप 300 इंस्टीट्यूट में एक भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यहाँ का नहीं है। बाहर से राफेल ले आ रहे हो, यहाँ लेके नींबू टांग रहे हो, नींबू और मिर्चा टांग रहे हो, यही तुम्हारा क्लास रह गया। ये मेरिट तो नहीं है। इसका मतलब ये कि कास्ट सिस्टम को एक्सेप्ट करना, उस प्रिविलेज को एक्सेप्ट करना, ये पहली शर्त है। जब बीमारी को स्वीकार करेंगे तो उसके इलाज में जाएंगे जिसमें एक्सरे कराना होगा। और पहला एक्सरे है कास्ट सेंसस, जाति जनगणना होगी। जैसे एक एग्जांपल छोटा सा और ऐड कर दूं जल्दी से। अमेरिका ने, हम लोग बात वहीं से शुरू की थी इसलिए वहां ले आ रहा हूं। ये अनपढ़ जाहिल लोग हैं जो कहते हैं कि और दुनिया में कहीं रिजर्वेशन नहीं है। अमेरिका तक में रिजर्वेशन बिल्कुल है। दुनिया के आधे से ज्यादा देशों में रिजर्वेशन है। उसका नाम कुछ अलग है, कहीं वो डाइवर्सिटी इंडेक्स बनाता है, कहीं वो डिप्रीवेशन इंडेक्स, हर जगह, लेकिन वो है, अफर्मेटिव एक्शन है। अफर्मेटिव एक्शन के नाम पर हर जगह है।
हर सालाना एनुअल रिपोर्ट जारी होती है कि उनके पब्लिक इंस्टीट्यूशन में डाइवर्सिटी कितनी है। विदाउट डाइवर्सिटी कोई नेशन कैसे बन सकता है? तो चलो हम अपने देश में डाइवर्सिटी को देखें तो सही। हमारे तो इतनी है, हमारा तो एसेट बन सकता है, और जो एसेट है उसी को आपने एक्सक्लूड साइड में करके रखा हुआ है। और थोड़े से लोग सोचते हैं मिट्टी भर लोगों के हाथ में रहे, और ये इसलिए प्रिविलेज छूटेगा नहीं सर। एक रिवोल्यूशन की मांग करता है। बिल्कुल बिल्कुल। अब एजुकेशनल रिवोल्यूशन, कल्चरल रिवोल्यूशन। अब फॉर एग्जांपल आदिवासी का एक भी कल्चर हिंदू से नहीं मिलता है। उसको प्रकृति पूजा जो सरना धर्म कोड है वो हिंदू धर्म कोड से अलग है, बिल्कुल अलग है। जैन बुद्धिस्ट अलग है। ओबीसी का कल्चर, जो किसान जातियां हैं, उनके देवी देवता अलग होते थे, अनाज पैदा करते थे, वहां पूजा अलग होती थी, शादी विवाह में पूजा अलग होती थी। उस कल्चर को, बगीचे को आप एक रंग में रंग रहे हो, बगीचा बचेगा ही नहीं। और वो रंग में जब रंग मान लो आपने एक किसी यूनिवर्स में बना भी लिया, वो वही सवाल होंगे, कौन कूड़ा साफ करेगा, कौन दर्जी होगा, कौन नाई होगा, कौन पुजारी होगा, कौन क्या होगा। इसी लड़ाई में लड़ते नहीं। और रिजर्वेशन की जो आपने बड़ी सही बात करी, चलते चलते इस पे भी बात कर लेते हैं कि जैसा आपने बोला दुनिया के हर जगह रिजर्वेशन, लेकिन यहाँ पे रिजर्वेशन को लेके एक अलग ही पूरा लोगों की सोच। मुझे तो याद है मंडल कमीशन के टाइम पर लड़के आग लगा रहे थे कि भाई, और इनफैक्ट अपर कास्ट लड़कियों ने उमा चक्रवर्ती की बड़ी अच्छी किताब है जेंडरिंग कास्ट है, उसमें तो अपर कास्ट लड़की का एक वो है कि हमें बेरोजगार पति नहीं चाहिए, बेरोजगार पति नहीं चाहिए। इसका मतलब वो अपर कास्ट को अपर कास्ट से ही शादी करनी है। और दूसरा कि उसको रोजगार मिल जाएगा, इसका गारंटी है। उसको रोजगार मिल जाएगा, उससे कैसे हम शादी कर लेंगे। तो आप मतलब वो जेंडर लाइंस को भी क्रॉस कर गई कास्टिज्म वहां पे। लेकिन जब मैंने 12वीं करी थी, तो एक कल्चर अभी भी है शायद कि जिन लड़कों के कम मार्क्स आते थे 12th में, उनके माँ बाप उनको भर भर पैसे देके उनको साउथ बाहर पढ़ने भेज देते, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज साउथ में देते कि वो रिजर्वेशन नहीं है। सारा डोनेशन बनते हैं, इंजीनियर बन रहे हैं। और जब वो डॉक्टर तुम्हारे दांत निकालने आएंगे तब पूछोगे क्या कैंची पेट में छोड़ता है कि नहीं। हाँ। अच्छा, ईडब्ल्यूएस रिजर्वेशन मिल गया। हाँ, अब बताओ, एससी और एसटी और ओबीसी से मेरिट नीचे जा रही है, बताओ कैंची छोड़ता है कि नहीं उसमें। अब वहां पे ये बातें नहीं। और बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, अभी भी कमेंट करेंगे कि जब तक रिजर्वेशन रहेगा जातिवाद जिंदा रहेगा। अच्छा, एक बात बताइए, जब तक मतलब रिजर्वेशन रहेगा जातिवाद रहेगा? जाति थी इसलिए रिजर्वेशन है कि रिजर्वेशन है इसलिए जाति है? अब ये सवाल उनसे को पूछे ना, रिजर्वेशन को हम सदियों से करते आ रहे हैं। मतलब अच्छा, एक चीज और मैं अभी भी कह रहा हूं, जिन सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है उसका एग्जांपल आपने मीडिया का दिया तो सही ना। जुडिशरी बेहूदगी, मतलब दुनिया भर में इंडिया का मीडिया जो है ना हंसी का पात्र बना हुआ है। सबसे वाहियात है, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन नहीं है। हाँ। प्राइवेट सेक्टर का कैंपस दुनिया में कहाँ खड़ा है? ग्लोबल रैंकिंग में आपके प्राइवेट सेक्टर के कैंपसेस कहाँ हैं? भारत में एक समय सरकारी शिक्षा, हमारे यहाँ भोजपुरी में कहा जाता था कि नून रोटी खा के भले जिंदगी बितैया, अपने ना पढ़ला मगर बचवन के पढ़ैया, और पढ़ लिख के ही केहू बनल महान बा, और पढ़ा लिखा भैया कलमिये में जान बा। जब भारत गरीब था तो फ्री एजुकेशन दे रहा था। अब 5 ट्रिलियन इकोनॉमी होने लगा तो शिक्षा बेच दी। यूपी में 5000 स्कूल बंद हो रहे हैं सरकारी। किसके घरों के बच्चे वहाँ पढ़ते हैं? ये क्यों नहीं बिना रिजर्वेशन वाले एक भी जाके वहाँ स्कूल बचा रहे हैं, शिक्षा बचा रहे हैं? ये नहीं बचा रहे क्योंकि उसमें तो SC ST OBC के ज़्यादातर बच्चे हैं। अब एक आखिरी बात कि जब रिजर्वेशन आया तो क्यों आया रिजर्वेशन? क्योंकि एकलव्य को रिजर्वेशन इसलिए चाहिए था क्योंकि द्रोणाचार्य उसका अंगूठा काट रहा था। द्रोणाचार्य अगर बंद हो जाए, किसी एकलव्य को रिजर्वेशन की जरूरत नहीं। और सर ये तो वीडियोग्राफी कराओ, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 5000 अपॉइंटमेंट हुए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, वीडियोग्राफी कराओ, एक से एक निकम्मों को जाति देखकर, पैसा लेकर के RSS की शाखा में जाने वाला, मैं तो अपनी किताब में लिख के बोला हूं, वहां तुम्हारी मेरिट नहीं गई और तुमने एक्सक्लूड किया है उनको। वीडियोग्राफी करा करके इंटरव्यू कराओ, तुम्हारी मेरिट सामने के सामने आ जाएगी। रिटन एग्जाम जहां भी कराओ, रिटन एग्जाम में JNU में 70 नंबर का रिटन एग्जाम होता था PhD एडमिशन के लिए, 30 नंबर का वाइबा। हमने उसके लिए आवाज उठाई कि 70 में जो बच्चे 58 to 60 नंबर पा रहे थे उनको वाइबा में 1 नंबर दे रहे थे, और जिनका रिटन एग्जाम में कम नंबर उनको वाइबा में 25 नंबर देकर के एडमिशन कराए थे। द्रोणाचार्य बैठे थे, बिल्कुल, इसलिए एकलव्य के साथ भेदभाव हो रहा था। अर्जुन से कमजोर एकलव्य नहीं था, लेकिन जो नौकरी देने वाला है, जो देश चलाने वाला है, वो सारे जातिवादी हैं। और मजे की बात ये देखिए, जब क्योंकि ये वाली सरकार नाम बदलने में बहुत
तो दिलचस्पी लेती है जब गुड़गांव जैसे शहर का नाम बदला तो एकलव्य के नाम पे नहीं द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य के नाम पर अभी भी द्रोणाचार्य अवार्ड देते तो ये यही जो हाँ अर्जुन अवार्ड और द्रोणाचार्य द्रोणाचार्य अवार्ड। अब कल्पना करिए एकलव्य कहाँ है? एकलव्य नहीं है, शंभू का वध राम ने किया, मैं नहीं कह रहा हूँ, वाल्मीकि का रामायण ये कह रहा हूं। रामायण में है। वाल्मीकि के रामायण में पढ़ना चाहिए इनको लोग। इसलिए जाति व्यवस्था से वंचना पैदा हुई। जाति व्यवस्था ने तय किया कि फूले जो स्कूल खोल रहे हैं अछूतों के लिए वो गलत काम है। फिल्म जाके देखना आप लोग, गलत होगा फिल्म नहीं देखोगे। जब स्कूल खोलने जाते हैं तो उनको आके विरोध करना पड़ता है कि आप ये गलत काम है, धर्म विरोधी काम है। ये कौन कर रहा था? राजा राम मोहन राय सती प्रथा खत्म कर रहे थे और सारे उस समय के हिंदू, पाखंडी हिंदू राजा राम मोहन राय का विरोध कर रहे थे जी। ईश्वर चंद्र विद्यासागर और ज्योतिबा फूले कह रहे थे विधवाओं का विवाह होना चाहिए और वे कह रहे थे विधवा विवाह मत करो। आज भी सती प्रथा चलाओगे? धर्म के नाम पर जाति ने वंचना पैदा की, वर्ण व्यवस्था ने धर्म के आधार पर स्टेबिलिटी पाई। वरना ब्राह्मण अगर इस देश को नहीं बताता कि मैं भगवान का अवतार हूं धरती पर, तो पूजा जाता क्या? अगर कर्म से पूजा होती तो कर्म से पूजा कभी उसकी नहीं होती। इसलिए आरक्षण इसलिए था क्योंकि जाति व्यवस्था के नाम पर हजारों साल से आपने किसी को जाति के नाम पर गाली दी, किसी को चप्पल उठाने के लिए मना। जब आप उसको पढ़ने के लिए जाने ही नहीं दे रहे हो तो फिर लास्ट में आपसे मुकाबला क्या करेगा? आप बराबर के रेस में खड़ा आप कर ये रहे देखे ना ओलंपिक में वो जो हो। 800 मीटर होता है उसमें जो सबसे अंदर वाले सर्कल में होता है वो उसको सबसे पीछे होता पीछे होता है है और जो सबसे बाहर वाले सर्कल में होता है सबसे आगे होता है, उसको एक एडवांटेज। और उसमें भी सर पहलवानी कुश्ती हो चाहे कोई भी हो, एज ग्रुप होता है। हाँ 80 किलो वाले को 60 किलो वाले से नहीं नहीं फाइट कराते। करेक्ट। और आपने क्या किया, आपके घर में जब कोई बच्चा मतलब कम मैच्योर पैदा हो तो आप क्या करते हो? जो ज्यादा खा पी के मोटा है उसको ज्यादा खाने को देते हो, या जो कमजोर है? घर में तो आपको कमजोर को लगा नहीं ये बीमार है, इसको ज्यादा ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसको हम ज्यादा फोकस करेंगे। करेक्ट। मंडल कमीशन की एक रिपोर्ट है, लास्ट कंक्लूडिंग के बाद मंडल कमीशन में बीपी मंडल ने बहुत साफ एकदम क्लियर कट लिखा है, इक्वलिटी एमंग्स इक्वल और इक्वलिटी एमंग्स अनइक्वल। अगर गैर बराबरी है समाज में, उसके लिए एक नियम कभी नहीं लागू हो सकता। समानता केवल समान लोगों में ही लागू हो सकती है। एक सोशल मीडिया पर फोटो वायरल होता है, एक दीवार है 10 फुट की, उसके पीछे एक व्यक्ति खड़ा होकर के अगर 10 फुट का है तो पार देख पा रहा है। हाँ। दूसरा व्यक्ति 6 फुट का है, तीसरा 8 फुट का है, तो तीनों को अगर सेम बॉक्स दे देंगे तो वो इक्वलिटी हो गई एमंग्स इक्वल। इनइक्वल में अगर इक्वलिटी करेंगे तो जिसके साथ भेदभाव है उसके साथ तो भेदभाव बना रहेगा। महिला आरक्षण क्यों लागू करना पड़ा? एक भी इसमें महिला आरक्षण का विरोधी है क्या? तो महिलाओं को इसलिए क्योंकि पुरुषों ने महिलाओं को आने से रोका। पुरुषों ने एक ऐसा समाज बनाया जिसमें महिलाएं असुरक्षित हैं। पुरुषों ने ऐसा समाज बनाया जिसमें महिलाएं शिक्षा के लिए बराबरी पे नहीं है, इसलिए उनको विशेष अधिकार के तहत 35% आरक्षण देना पड़ता है। एक भी विरोध नहीं करता। ये इतनी मजेदार बात है ना कि अगर मनुस्मृति को लागू कर दिया जाए, जैसे कि बड़ी डिमांड सी हो रही है, तो महिलाओं को फिर रोका जाएगा, पिछड़ी जाति को फिर रोका जाएगा। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति कैसे फिर बनेंगी? वो कैसे बनेंगे? और ये सारे महिला एंकर एंकर कैसे बनेंगी? कैसे बनेंगे? एंकर वर्जित है। अरे चलो शूद्रों को वर्जित है कि शूद्र शीशा कान में पिघला के डाला जाएगा, शिक्षा नहीं लेगा, शूद्र व्यापार नहीं करेगा, शूद्र बराबर में नहीं बैठेगा ब्राह्मण के, सब बराबर है। महिलाओं का क्या होगा? ये जितने एंकर आए हैं जो ओ माय गॉड जब मोदी जी बाहर निकले थे तो बोले थे एंकर कोई चिप ढूंढ रही है तो कोई जो है कुछ, ये सारे एंकर और जितने लोग हैं। अच्छा एक बात और लास्ट में, जब मनुस्मृति लागू हो जाएगी तो एक भी ब्राह्मण बिजनेस व्यापार नहीं करेगा। अडानी जी का क्या होगा? क्योंकि वो अडानी क्या है मतलब मुझे नहीं पता, वो अगर वैश्य है तब तो ठीक होगा। मोदी जी का क्या होगा? शाह जी का क्या होगा? झोला उठा के निकलने के मतलब देखो जो वर्ण व्यवस्था में जो काम होगा हिंदू राष्ट्र में वही करना पड़ेगा। तो अदरवाइज हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? फिर मनुस्मृति लागू कैसे होगी? बिल्कुल। मनुस्मृति को लागू करना तो कायदे से लागू करो, गुरुकुल बनेगा, एक भी कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं होगा। वेदों में कहीं है ही नहीं, और क्या, मनुस्मृति में कहीं है नहीं, न चिप होगी, न मोबाइल होगा, न कुछ भी होगा। और अपने बाप के कहने पे 14 साल जंगल में रहोगे, कुछ भी कर सकते हैं। ये सब करने को तैयार हो तो यज्ञ हवन होगी, हाँ, उसी में पूजा पाठ होगा, शिक्षा केवल ब्राह्मणों को मिलेगी, शूद्र केवल पैरों से वहां पर अनाज उत्पन्न करेगा और बाहर रहेगा। ये मनुस्मृति का राज होगा। इसलिए मनुस्मृति अगर चाहिए तो टोटल चाहिए, पूरा पैकेज,
तो उसमें कोई फिर नहीं, हम नहीं समझौता करेंगे। हमें मनुस्मृति मेरिट पे चाहिए, पूरा चाहिए, पूरे हम मेरिट पे है। चाहिए, और हम कम मनुस्मृति नहीं एक्सेप्ट करेंगे। अब एक लास्ट क्वेश्चन सर, क्योंकि बॉलीवुड हमारी सबकी जिंदगी में बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। बॉलीवुड का जो कास्ट के बारे में जो उनका काम है या जो उनकी अंडरस्टैंडिंग है, उसके बारे में वो क्या कहना है? एक सीरियल बना टीवी पर, टीवी हर घर में चलता है, जहाँ भी टीवी है। मैं हर घर क्यों बोलूँ, इसी दिल्ली में पानी अलग अलग लोग पीते हैं। किसके पास आरओ का फिल्टर पानी पीने का प्रिविलेज है, और कौन सप्लाई का पानी पी रहा है, और कौन टैंकर से पी रहा है, अलग अलग है। हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना और कई बार देखना। एक शहर में कई शहर रहते हैं। वैसे ही मैं ये सोचता हूँ कि एक टेलीविज़न चैनल पर एक सीरियल आता है, उसका डायरेक्टर भी उसी कास्ट का है, उसका कैमरामैन भी उसी कास्ट का है, और उसमें जितने लीड रोल में हैं सारे, मतलब वो भाभी जी घर पे हैं टाइप का, उसका एग्जांपल ले लेते हैं, सारे मिश्रा, तिवारी, चतुर्वेदी, यही सब हैं। ऐसा तो एक चैनल भी है। चैनल भी है अभी, हाँ, ललन पलन करते हाँ, रहता है। तो मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, वो अनकंफर्ट नहीं फील होते? सारे एक ही जाति के लोग बैठ करके, कोई क्रिकेट का विशेषज्ञ बन गया, कोई खाने पीने का बन कोई गया, सिनेमा का बन कोई सिनेमा जाएगा। का बन गया, और सारे एक दूसरे में एक में बड़ा अच्छा है, वो मैं पढ़ना चाहूंगा। देहाती अर्थशास्त्र है, करे वाला 8 पावे, करावे वाला 12, और बैठे बैठे दांत चियारे, उपावे 18। तो मनुस्मृति का इसका मतलब बता। इसका मतलब ये है कि जो मेहनत करने वाला है, हाँ। वो 8 पाए, और जो मेहनत करवाने वाला है वो 12 पाए, और जो दोनों को चुपचाप मेहनत कराता हुआ देख रहा है, वो हंस रहा है, दांत चियार रहा है, वो 18 पाए। हमारे यहाँ एक कवि ने बहुत शानदार कविता लिखी कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो रोटी से खेलता है। मैं जानना चाहता हूं कि वो तीसरा आदमी कौन है। मेरे देश की संसद मौन है। क्या बात। वो जो तीसरा आदमी है ना, हम उसी की बात करने के लिए अम्बेडकर, फूले, लोहिया, गांधी, इनकी बात करते हैं, आइडिया ऑफ इंडिया की बात करते हैं। अब आते हैं उस सिनेमा पर कि सिनेमा के प्रिविलेज में अगर वो सारे एक जैसे ही लोग हैं, तो फिर आप सिनेमा दिखा किसके ले रहे हो? आपका कॉमन सेंस बन किससे रहा है? आपकी स्टोरी लाइन कहाँ से रही है? मैं आप लोगों का सीरियल जब मैं देखा करता था, या आप जो आपका काम देखता हूँ, या ऐसे और भी लोग हैं, उन लोगों ने जब धीरे धीरे एक अल्टरनेट सिनेमा को खड़ा किया, जिस पर सेंसरशिप बहुत ज्यादा लगी हुई है, आप उस अल्टरनेट सिनेमा ने जब कास्ट के क्वेश्चन को एड्रेस करना शुरू किया, तो उनके सिनेमा रिलीज नहीं हो रहे हैं। हमने अभी बात की। जी। और इसलिए हम कह रहे हैं कि सिनेमा का एलिटिज्म, 3 चीजों ने इस देश को सबसे ज्यादा नुकसान किया है। अंग्रेजी ने, उसके बाद कॉन्वेंट स्कूल के अपर कास्ट के पढ़े हुए लोगों ने, और जो सिनेमा से बना हुआ कॉमन सेंस है। जी। यूं ही नहीं, एक एक्टर कहता है जब तक इस देश में सिनेमा रहेगा लोग कुछ कुछ बनते रहेंगे। तो इसका मतलब ये नहीं, हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि सिनेमा वैसा ही होता है। इसी देश में अल्टरनेट सिनेमा भी रहा है, हमेशा रहा। 80 के दशक में तो एक पूरी बाढ़ ही आ गई थी, बल्कि नेशनल टीवी, दूरदर्शन पर दिखाए जाते थे पार जैसी फिल्में। हाँ, रिवोल्ट कर रहे थे, वहां के नायक रिवोल्ट कर रहे थे। फिर एक दौर आया कि फिर वो नायक वापस उस सिस्टम को एस्टेब्लिश कर रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि सिनेमा में विलेन की जाति क्या है, आज भी देखो, विलेन की जाति क्या और एक्टर की, हीरो की जाति क्या है, हीरोइन की जाति क्या है। 99% जगहों पर उनकी जातियां एक तबके से आती हैं। स्कूलों में एक बार क्या हुआ कि स्कूल में दिखाया जा रहा था कि आतंकवादी आ रहे हैं, तो उसको टोपी बना दी एक धर्म की। आपके यहां सिनेमा में आतंकवादी का एक धर्म है। इस तरह से सिनेमा में जो कॉमन सेंस बना है, वो असल में उसी मुट्ठी भर लोगों का कॉमन सेंस। जी। वही आपस में एक दूसरे को देखते दिखाते रहते हैं। उस मुट्ठी को जब खोला भारत के संविधान ने, तब उसमें अल्टरनेट सिनेमा भी आ रहा है, हर तरफ से लोग आ रहे हैं, उस कॉमन सेंस के मिथ को तोड़ रहे हैं कि हीरो का मतलब डोले शोले ऐसा होना, गोरा होना चाहिए, और फिर कोई नवाजुद्दीन भी हीरो बनता है, कोई इस तरह के लोग भी हीरो बन रहे हैं। हीरोइन के कॉमन सेंस को आज तक नहीं आप तोड़ पाए। तो आप ये देश ऐसा है कि जिसमें 90% लोगों का जो कलर का रंग है, इसी को गोरा करने के लिए अरबों का व्यापार इस सिनेमा के जरिए हो गया। मैं कह रहा हूं कि सिनेमा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। सिनेमा को संविधान के पक्ष में खड़े होकर के
मानवता के पक्ष में खड़े होकर के भारत की डाइवर्सिटी को एड्रेस करना चाहिए। बिल्कुल, वरना तो ये देश टूट जाएगा। और फिर जब कोई देश टूटता है, ऐसा नहीं होता कि गांव में दो भाई अलग हुए, वो भी चैन से अलग नहीं होता, वो उनमें भी लड़ाई दिखता होती नहीं है। हाँ, कई चीजें अदृश्य होती हैं। वो एक बहुत ही भयानक एक्सरसाइज होगी अगर कंट्री टूटेगा। वो कोई आसान काम नहीं है। मैं तो ये मानता हूँ संजय दा कि इतना आसान नहीं है। मैं कहता हूँ संविधान जब तक है तब तक टूटेगा इतना नहीं। आसान नहीं है। हाँ, और लोग होना भी नहीं चाहिए। बिल्कुल। लेकिन कला, साहित्य और सिनेमा, मैं तीन चीज को एक साथ रखूं, संगीत, सिनेमा को, इन तीन की जिम्मेदारी क्या है, ये आखिरी बात है। मैं लिटरेचर का स्टूडेंट रहा हूँ, प्रोफेसर भी रहा हूँ। कबीर के समय वो समाज नहीं था जैसा कबीर बनाना चाहते थे, लेकिन कबीर अपने समय से आगे देख रहे थे कि जैसा समाज बनाना है वैसा साहित्य मैं आज लिखूंगा तो कल बनेगा। जी, कला, आपके कमरे में जितने आर्ट के फॉर्म हैं, ये अपने समय से दूर देखते हैं। जी। एक फिलोसफर अपने समय से दूर देखता है। एक सिनेमा को अपने समय से आगे देखना चाहिए, ताकि जैसा खूबसूरत समाज बनाना है उसको आज दिखाओ, तब वो उस रास्ते पर चलेगा। तो चाहे कला हो, चाहे साहित्य हो, चाहे संगीत हो, उन तीनों को ये भूमिका निभानी। मेरे तो एक बड़ा फेवरेट एग्जांपल है 1970s में मनमोहन देसाई जो है, बड़ी फेमस फार्मूला फिल्म बनाने वाले फिल्म मेकर थे, और उन्होंने बड़ी हिट फिल्में बनाई हैं। उनकी एक फिल्म थी अमर अकबर एंथनी, अंत में यहाँ 70s में वो बनी थी, और लेट 90s तक आते आते अनुपम खेर, ओमजा जगदीश बना रहे थे। That these two films tell me the story of India in those 20 years. हाँ, और उसके बाद से, जैसे कि आपने कहा, सिनेमा आगे की तरफ देखना चाहिए। मुझे नहीं लग रहा कि वो देख रहे हैं, जितना करना चाहिए उतना कर रहे हैं या नहीं कर रहे। लेकिन आज की डिस्कशन का अगर, क्योंकि हमारा एक ही पार्ट है इसकी, क्योंकि ऐसा डिस्कशन कई पार्ट है। हाँ, बिल्कुल। अगला पार्ट 2-3 महीने के बाद अब हो, बिल्कुल कि ठीक दर्शक करेंगे। पकना जाए, और सारे सवालों को एक जगह हम लोग इकट्ठा करेंगे, सवालों पे जवाब। सवालों का जवाब देंगे, जो आपके कमेंट में सवाल होंगे। दो इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक तो ये कि आपके धर्म का मजाक ना तो कोई स्टैंड अप कॉमिक उड़ा रहा है, ना कोई फिल्म मेकर उड़ा रहा है, ना कोई लेखक उड़ा रहा है। आपके धर्म का मजाक उड़ा रहे हैं ये कथावाचक, जो स्टूडियो में बैठ के इस तरह के गिमिक्स करते हैं कि मैं इसको फ़ोन मिला रहा हूँ, मैं उसको फ़ोन मिला रहा हूँ। तो अगर आपकी धर्म का प्रोटेक्शन आपने करना है, आपकी भावनाएं होती हैं, तो जरा उनसे भी सवाल कर लें। दूसरा ये कि अगर आपको इस देश को मजबूत करना है, इसको आगे बढ़ाना है, और इफ़ यू बिलीव इन द आइडिया ऑफ इंडिया, देन यू हैव टू एड्रेस द क्वेश्चन ऑफ कास्ट। जो डॉक्टर साहब ने किताबें आपको बोली, उम्मीद करता हूँ आपने नोट कर ली होंगी। आप खरीद लें उनको या मांग लें किसी दोस्तों से और पढ़ लें उनको। पढ़ने के बाद आप सवाल करोगे तो आपके सवाल भी इन्फॉर्म्ड होंगे, और नहीं तो आप ये सिनेमा देख के, फिल्म देख के, पॉपुलर नैरेटिव किसी बुजुर्ग की बात सुन के आके आप वही सवाल हमारे सामने धर दोगे, जिसका जवाब मेरे पास तो होता नहीं है। कि भाई, जैसे अपने मेरिट के ऊपर भी खूब बात कर ली, तो अपने आसपास की मेरिट को भी जरा गौर से देखें। प्लीज़ एड्रेस द कास्ट इशू in your families, around you, in your neighborhood. And if you worry about your dharm, then these dharm gurus, these kathawachaks, they are making fun of your dharm and making money out of it. That's it. Thank you so much for watching this episode of The Fourth Dimension. Thank you, Dr. Saab. थैंक यू सो मच। अगले एपिसोड तक के लिए। बिल्कुल मिलेंगे।